अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। इट्स अ ब्रांड न्यू वीक और आप ये ना समझें कि हम और मैंने बारियां लगाई हुई हैं। मैं ज़रा किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में एक दिन के लिए सिर्फ लाहौर में मौजूद था। वहाँ क्या ऑब्जर्वेशन मेरी रही ये ज़रूर हम बात करेंगे। वैसे तो मतलब लाहौर ही गया था, क्या ऑब्जर्वेशन होनी है। हुमा की ज़रा तबीयत नासाज है, यहाँ पे कुछ वायरल टाइप सीन चल रहा है और बाज़ लोगों को ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि उन्हें कोविड हो रहा है एक मरतबा फिर, क्योंकि ये जो वायरल हो रहा है इसमें बुखार होता है, गला ख़राब होता है, फिर जिस्म में दर्द की काफ़ी शिकायत होती है। सो अल्लाह आलम कि क्या सूरत हाल बन रही है। साथ में मंकी पॉक्स का खतरा भी आपको पता है। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्तबा केस था जो कि नेगेटिव आया है, लेकिन उधर खैबर पख्तूनख्वा में एक केस रिपोर्ट हुआ है, वो भी बाहर खलीज मुल्क से आया था केस। बाकी मुल्क भर में ओवर द वीकेंड आपको पता ही है बारिशों का स्पेल था, तूफ़ान भी था। फिर वो खुदा का शुक्र है कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तबाही हो सकती है, पर्टिकुलरली सिंध की साहिली पट्टी पर, मामला अंडर कंट्रोल ही रहा। बारिश हुई, तेज़ हवाएं भी चलीं, लेकिन फिर भी नुकसान उस तरह से नहीं हुआ जैसा खदशा था। सो एक ओवरऑल हम रिव्यू करेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है हम तो बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, लेकिन जो दीगर अजला हैं, छोटे शहर हैं, गांव हैं, गोश हैं, देहात हैं, वहाँ पर बहुत सी जगहों पर सैलाबी पानी तबाही मचा रहा है मानसून का। ऑल्दो एक और ख़तरनाक स्पेल कराची से निकल गया है और एक की पेशगोई भी की जा रही है। अब तूफ़ान का ख़तरा फ़िलहाल तो टल गया है, कम अज़ कम कराची इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लेकिन हर जगह हालात नॉर्मल नहीं है। कहीं सैलाबी सूरत हाल है जिससे इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मंचर झील में तुग़यानी है, पानी सेवन के इलाके झांगरा के करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा है, राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं, कई देहात का ज़मीनी राब्ता सेवन से कट गया है। बदीन की तहसील गोड़ाची में भी बारिशों से कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान हुआ है। सुजावल के कई इलाकों से पानी निकाला नहीं जा सका है और दरमियानी सी बारिश होती है यहाँ पर तो सड़कें ख़राब हो जाती हैं। यही साबित हुआ इस बार भी, काफ़ी सड़कों को नुकसान पहुँचा है। बाज़ मकामात पर कई फुट गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ वैसे ही मुश्किल से गुजरती हैं। ऐसी जहाँ सूरत हाल हो सड़कों की। बलूचिस्तान के शहरों का तो ना ही आप पूछें, मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र हैं। झलमक्सी में राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। किला सैफुल्लाह और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए हैं। नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में 3 रोज़ से ग़िज़ाई किल्लत, इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना है। वादी ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बाद ज़ियारत कोयटा शाहराह ट्रैफिक मुअत्तल है यहाँ पर। अगरचे समुद्री तूफ़ान कराची से टल गया है, लेकिन महकमा मौसमियात ने बताया ना आपको कि सिंध की साहिली पट्टी समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर बारिशों का इम्कान किया है ज़ाहिर। और बताया जा रहा है भाई हमें कि कराची समेत सिंध के 3-4 अजला हैं और जहाँ पर गरज चमक के साथ अभी इसी हफ्ते, सितंबर के पहले ही हफ्ते में बारिशें हो सकती हैं। ये जो नया सिस्टम है ये भी क्या ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसकी क्या इंटेंसिटी होगी, अभी क्या शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल है। कल से धूप तो निकली हुई है, ये हमें बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। अच्छा जी, उनीबा जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं। आई एम श्योर आप किसी हरी भरी सड़क के सामने, ग्रीन बेल्ट के सामने मौजूद होंगी। मौसम खुल गया है, लेकिन ये जो मौसम खुला है ये कितने दिन तक इसी तरह खुला रहेगा और दोबारा से हम कब अब्र आलूद बादलों की आमद और फिर बारिशों का सिलसिला देखने वाले हैं? जी अब्दुल्ला, बादल तो वैसे रहेंगे, जुज़वी अबर आलूद रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद धूप भी निकलेगी, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा सुबह और रात में। एक खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं आज से मुल्क के बलाई हिस्सों में दाखिल होंगी। फिर एक मगरबी लहर भी है, वो मुल्क के मगरबी हिस्से पर असरअंदाज होगी। उस सिस्टम के ज़ेर असर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला जैसे सक्कर, जैकाबाद, लाड़काना, मिट्टी, थरपारकर और सांगड़ वगैरह में कहा गया है कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन कराची में कहा गया है कि ज़्यादातर इम्कान यही है कि हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। 3 या 4 सितंबर के करीब बारिश हो सकती है। आमतौर पर जो मानसून है वो यहाँ पर जो रहता है वो मिड सितंबर तक रहता है, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि मानसून के जो मुख्तलिफ स्पेल्स जो हैं कम शिद्दत के भी, वो भी कराची पर असरअंदाज होते रहेंगे और इम्कान है कि आखिरी दिनों तक कराची में हल्की बारिश बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद रहेगा, यानी मौसम काफ़ी बेहतर रहेगा। जबकि सड़कों का अगर हम आपको हाल बताएं तो अर्बन फ्लडिंग की तो सूरत हाल नहीं रही। ये जो सिस्टम था, जो समुद्री तूफ़ान बना था, वो तकरीबन 27 अगस्त से 31 अगस्त तक कराची में बारिशों का सबब बना था
रहा और इस दौरान सबसे ज़्यादा जो बारिश हमने देखी वो सुरजानी टाउन में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी, कुरंगी, लांडी और नाजमाबाद वगैरह में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रही। अर्बन फ्लडिंग नहीं थी, लेकिन सड़कों का बहुत बुरा हाल है अब्दुल्ला। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं अगर आप बाइक पर जाते हैं ना तो अपनी किडनी संभाल कर जाए, क्योंकि किडनी में आपको दर्द हो जाता है। यानी यूनिवर्सिटी रोड आप देखें, गुलशन के इलाके आप देखें, मलीर की जो अंदरूनी गलियाँ हैं, ख़ासतौर पर जो गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बुरी तरह तबाह हो चुका है। जबकि अगर मरकज़ी शाहराहों की हम बात करें ना तो वहाँ पे गड्ढे जगह जगह पर मौजूद हैं। इनको फौरी तौर पर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक और आपको बात कहना चाहूँगी। यास्मीन लारी को हम सब जानते हैं, हमारे लिए वो बाइस फ़ख्र एक माहिर तामीरात है। उन्होंने डेंसो हॉल जो है, डेंसो हॉल से लेकर कस्टम हाउस तक वहाँ पर एक ज़ीरो कार्बन स्ट्रीट बनाई है। ये हवाला मैं इसलिए दे रही हूँ कि उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने ये सुख मिट्टी की ईंटों से वो पूरी सड़क बनाई है। ये ज़ीरो कार्बन इसलिए कहा जाता है कि इसकी तामीर के दौरान ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करती है। इसकी ख़ास बात यह है कि जब बारिशें होती हैं तो ये जो ईंटें हैं ना ये पानी जज़्ब कर देती है। तो वो अक्सर मुझे आगाह करती रहती है कि जब भी बारिशें होती है तो देखो हमारे यहाँ पर पानी जमा नहीं हुआ। अगर हम अपनी गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर इन सुर्ख ईंटों का बना दें तो यकीन जाने कि पानी जमा नहीं होगा और ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसकी एक ख़ास बात यह भी है कि गर्मी के दिनों में इन ईंटों से पानी बुखारात बन के निकलता है। यानी गर्मी के दिनों में ये जो ईंटें होती हैं ये ठंडी रहती हैं, तो जो दर्जा हरारत है इर्द गिर्द का वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। ये हवाला मैंने इसलिए दिया क्योंकि कराची की अगर आप सड़क देखेंगे अंदरूनी गलियाँ, जैसे अगर मैं मलीर के इलाकों में जाती रही, मलीर 15 से अंदरूनी गलियों का बहुत बुरा हाल है। यूर एब्सोल्युटली राइट। और जाहिर है बारिशों के बाद और बुरा हाल हो गया है। अब ये जो सिस्टम जिसकी बात की जा रही है, पेशगोई की जा रही है, ये कब से कराची शहर को कब से हिट करना शुरू कर सकता है और क्या अभी इसकी इंटेंसिटी प्रिडिक्ट की जा सकती है या इट इज़ टू सून? अब्दुल्ला, मेट ऑफिस से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 सितंबर तक का इम्कान है कि कराची में बारिश हो, लेकिन ज़्यादातर इम्कान है कि 4 सितंबर को कराची में बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी कोई भी इस वक्त ज़्यादा नहीं कह रहा है कि हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। हो सकता है कि मुख्तसर दौरानिए की तेज़ बारिश भी इसमें हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान कराची में नहीं, क्योंकि कोई भी सिस्टम आता है तो कराची जो है उसको बिल्कुल आखिरी किनारे पर मौजूद होता है। वो सिस्टम मिट्टी थर पार कर बदीन ठट्टा से जावल में बरसते बरसते जब यहाँ पर आता है ना तो काफ़ी कम हो जाता है। और जो साहिली शहर होते हैं ना वहाँ पर अक्सर ये होता है कि बादल समंदर में बरस जाते हैं, शहर में कम बरसते हैं। तो आपने देखा होगा कि मानसून में मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ शिद्दत की बारिश हुई, कहीं पर तेज़ बारिश हो रही थी, कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। तो लोग जिनके इलाकों में बारिश होती है उनको लगता है कराची में बारिश हुई, जिसके इलाके में बारिश नहीं होती वो कहता है यार कराची में तो अच्छी बारिशों की पेशन गोई की गई थी, बारिश हुई नहीं है। मगर फिर भी इस सीज़न में इतनी बारिश तो हो गई है कि हमारी पानी की कमी पूरी हो जाए। वैसे पानी की कमी पूरी हो भी जाए तो हमने तो पानी ख़रीदना ही है टैंकर से। सो आई वंडर कि जिनके आता है लाइनों में उनके यहाँ तो आता रहे होपफुली। थैंक यू नीबा, थैंक यू सो मच। सो या द लेटेस्ट फ्रॉम कराची। सड़कें तो फिर भी कहीं ना कहीं ठीक ही रहती हैं, लेकिन गलियों का जो हाल होता है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो किसी भी इलाके की गलियाँ हों, उनीबा ज़मीर शाह हमें मलीर का हवाला दे रही थी, गुलिस्तान जौहर आप चले जाएँ, नाज़माबाद आप चले जाएँ, फेडरल बी एरिया आप चले जाएँ, हुसैनाबाद आप चले जाएँ, कहीं भी आप चले जाएँ, मतलब इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मेन आर्टरीज़ फिर भी एक कदरे बेहतर रहती हैं, इंटैक्ट रहती हैं। ऑल्दो पानी का जो सिलसिला है वो इन बारिशों के बाद उस तरह से जो अर्बन फ्लडिंग होती रही है इस शहर में वो निज़ाम चलता रहा, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज नहीं हुआ। सड़कों पे पानी उस तरह से कई फुट भरा नहीं, अंडर पासेस जो भर जाते थे वो सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में रही। सो येस, सम वर्क वाज डन ऑन दैट साइड, लेकिन अदरवाइज़ जो हाल है वो आपके सामने ही है। अच्छा जी, अभी कहाँ चलेंगे? अभी हम हैदराबाद चलेंगे और हैदराबाद में हमारे साथ हैं हमारे साथी अली नईम और वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पोस्ट ट्रेन्स क्या माहौल है। जी बिल्कुल, हैदराबाद में होने वाली हालिया बारिशों के बाद शहर का रहा सहा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाही से दो चार है। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद 2 नंबर के मेन रोड पर मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको इस रोड की हालत दिखा सकते हैं कि ये सड़क इस वक्त टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ बरसाती पानी जो है वो भी इसका निकाल मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका है। ये सूरत हाल न सिर्फ इस जगह की है बल्कि इसी रोड से मुंसलिक जो आटोभान रोड है, जो शहर का अहम तरीन रोड है, उसकी सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं और उन गड्ढों के अंदर पानी है जिससे गुजरने वाली ट्रैफिक
और जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल सिर्फ इन 2 सड़कों की नहीं है, बल्कि अगर हम शहर की दीगर इलाकों की बात करें और उन इलाकों की सड़कों की बात करें तो उनकी भी सूरत हाल इस जगह से कदरे मुख्तलिफ नहीं है। क्या वो साइट एरिया हो, क्या वो शहर और लतीफ़ाबाद की सड़कें हों। हैदराबाद को साल 2022 के अंदर जो तेज़ बारिशें हुई थी उसके बाद हैदराबाद को आफतज़दा करार दिया गया था, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। शहरियों का ये कहना है कि तालका सिटी और लतीफ़ाबाद की अगर बात की जाए तो ये तालका सिटी और लतीफ़ाबाद की सड़कें जो हैं वो खंडात का मंजर पेश कर रही हैं और शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो रहा सहा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हालिया बारिशों के बाद मज़ीद तबाही से दो चार है। जो पस मंज़र में आपको सड़क नज़र आ रही थी उसको देख के नहीं दिल बैठता। जो मतलब जो ज़िम्मेदारान हैं वो ये मनाज़र देख के कंफर्टेबली कैसे रहते हैं। मुझे नहीं ये बात समझ में आती कि दोज़ हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज रोड्स, दीज स्ट्रीट्स, जिनके इलाके हैं, जिनका हल्का इंतखाब है, जो इस इलाके का MPA है, जो इस इलाके का काउंसलर है, जो इस इलाके का MNA है, मतलब चलिए कुछ तो फ़िक्र होनी चाहिए कि ये हमारे लोग हैं जिनसे हम वोट लेते हैं, अपनी कारकर्दगी बताकर अगली दफ़ा दोबारा वोट लेना पड़ेगा। मगर ट्रेजेडी यही है कि कराची हो या हैदराबाद हो, वोट तो बस अल्लाह की मर्ज़ी से मिल जाते हैं जिसको भी मिलने होते हैं। सो एक सुपर नेचुरल गेम होती है यहाँ पे इस शहर में पर्टिकुलरली। अभी हम जाएंगे सजावल और शाहिद सिद्दीकी हमारे साथी हैं, वो बताएंगे कि क्या चल रहा है। जी, मैं इस वक्त सजावल के मेमन मोहल्ला में मौजूद हूँ। सजावल में मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। आज भी जब हम यहाँ सजावल पहुँचे हैं तो इस वक्त भी जो है हल्की जो है बूंदाबांदी का जो है सिलसिला जारी है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मेमन मोहल्ला है। यहाँ पर गुज़िश्ता 5 दिनों से जो है 4 से 5 फुट पानी जो है वो जमा है। इस पानी की निकासी के लिए किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया गया है। यहाँ लोग अपने घरों को जाने के लिए भी परेशान हैं। यहाँ पे जो ज़ईफ़ुल उमर लोग हैं वो यहाँ अपने घरों तक पहुँचने से जो है माजूर नज़र आते हैं। यहाँ पर ऐसे ही हमने कई लोगों से बात की जो सख्त परेशान है। उनका कहना था कि उनके घरों में, उनके कमरों में, उनके बोर्चे खानों के अंदर जो है पानी मौजूद है, ना वो पका सकते हैं, ना खा सकते हैं और ना ही जो है वो रात को आराम से सो सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में जो है बिजली का निज़ाम भी गुज़िश्ता 4-5 दिनों से जो है वो बंद है। यहाँ पर बिजली भी नहीं है। हुकूमत की जानिब से और जो फोकल पर्सन है उनकी जानिब से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सजावल में इस वक्त जो है सूरत हाल इंतहाई गंभीर नज़र आती है। यहाँ जो जगह जगह पानी की हमें जो है कई फीट पानी जमा यहाँ नज़र आता है, लेकिन उसकी निकासी के लिए किसी किस्म का यहाँ पर कोई इंतज़ाम देखने में नहीं आ रहा है। जी थैंक यू शाहिद। सजावल की सूरत हाल आपके सामने है और लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हुआ है। मुख्तलिफ आबादियों से ये शिकायत आ रही है। आई होप कि जो मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया हैं, जो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या दीगर लोग हों, वो देख रहे हों ये विजुअल्स के लोगों को कुछ सहूलत दें। वैसे यहाँ से कहाँ से कैसे निकलेगा पानी? ऑब्वियसली ये गरीब आबादियाँ हैं, इट्स नॉट अ वेरी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो येस दिस इट इज़ व्हाट इट इज़। दादू चलेंगे जी अभी और रियाज नारेजो है हमारे साथ दादू से, एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज़ फॉर अस। जी बिल्कुल, मैं भी दादू की तहसील जोही के इलाके छिन्नी रोड के उस मकाम पे मौजूद हूँ जो गाज नदी के पानी से सैलाब होने से 3 मुख्तलिफ जगहों से बंद है आम ट्रैफिक के लिए, और यहाँ पे सिर्फ कश्ती सर्विस चल रही है। वो कश्ती सर्विस भी वो जो कि निजी सतह पे है, जिसका भारी भरकम किराया इन मुतासिरीन को देना पड़ता है। एक तरफ सैलाब की मुश्किल, रास्तों टूटे फूटे रास्तों की मुश्किल और बारिश की मुश्किल, ज़मीनों खेतों की डूब जाने की मुश्किल। दूसरी तरफ ये भी एक बड़ी मुसीबत है जिसको झील रहे हैं काचों के मकीन। मेरे साथ ना सिर्फ यहाँ पे कश्ती वाले भी मौजूद हैं बल्कि मकामी देहाती भी मौजूद हैं। हम मालूम करते हैं कि कौन से मुश्किलात हैं जिनका ये शिकार हैं। जीअं त असांखे प्राइवेट में बेड़ियूं हुन सहूलियत का बि न आहे। हिन में फी माण्हुनि जो 100 रुपया था वठंदा आहिनि, गाॾी जो 200 था वठनि। गवर्नमेंट में जी बेड़ियूं हुजे, कश्ती जेका अचण जी सहूलियत हुजे। बुनियादी यहाँ पे जो अब चीज़ है जिसका यहाँ पे मकामी देहाती से बात की, वो ये है कि फौरी तौर पर फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे
कश्ती सर्विस शुरू की जाए, क्योंकि ये आम तरफ का ये जो वाहिद ज़रिया है, अब रास्ते तो बंद हैं, सिर्फ ये कश्ती सर्विस है जिसके ज़रिए बीमार भी आता है और यहाँ से जो खाने पीने की अशिया हैं, दवाओं की जो रसद है, वो भी अभी इन्हीं कश्तियों के ज़रिए मुमकिन हो पा रही है। तो मकामी देहातियों ने जो यहाँ से मुतासरीन हैं, उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर कश्ती सर्विस शुरू की जाए। जी कश्ती सर्विस शुरू करने का मुतालबा कर रही है मकामी आबादी, क्योंकि उसी के ज़रिए यहाँ मरीज़ों को भी निकाला जाता है, सामान भी उसी तरह से आता है। आई होप कि कुछ हो सके इस ज़मीन में। बहुत सारी बातें हैं भाई, अभी मैं देख रहा था मैंने अपने सीधे हाथ में मैच भी लगाया हुआ है। सो या 4th डे आज है और पाकिस्तान की हालत इन द मैच, आई डोंट नो, इट्स वी कांट रियली कमेंट ऑन एनीथिंग राइट नाउ, बट वी होप दैट वी आर एबल टू एटलीस्ट ड्रॉ द सीरीज़। सो हम कहाँ जीत वीत की बात करें कि हम सीरीज़ जीत जाएंगे। अगर हमें हार से बचना है सीरीज़ में, सो हमें ये टेस्ट मैच जीतना होगा। और 9 रन पर पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी 2 विकेटें गंवा चुका है और 26 पे 6 थे बांग्लादेश के। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी सूरत हाल बेहतर किया, टर्न अराउंड किया अपने हक में मैच, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। बट 9 रन 2 खिलाड़ी आउट पर पाकिस्तान अपनी इनिंग का आगाज़ करेगा आज मैच के चौथे रोज़। और ज़ाहिर है जो हमारे नामवर प्लेयर्स हैं उन पे ड्यू है कि वो एक ज़बरदस्त इनिंग खेलें और ये सीरीज़ हम बचा सकें उसके नतीजे में। लेट्स सी दैट हैपेंस और नॉट। अभी एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। भाई पिंडी में हमारा मैच शुरू हो गया है, वहाँ कोई बारिश हो गई तो हो गई, लेट्स सी क्या होता है, मतलब वहाँ कोई सूरत हाल है, चांस है या नहीं है, क्योंकि मैच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी वांट टू विन दिस मैच टू ड्रॉ द सीरीज़, बराबर तो कर सकें एटलीस्ट। पहला टेस्ट बांग्लादेश हमारे ही मुल्क में जो हमसे खेलने आया वो जीत चुका है। दूसरे मैच पे हमारी सूरत हाल के बारे में अभी कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले हम पिंडी का हाल मालूम करते हैं, उसके बाद हम सिंध की साहिली पट्टी और कराची, एक जो नया सिस्टम दाखिल हो रहा है मुल्क में खलीज बंगाल से, उसकी भी इंटेंसिटी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंकफुली कराची में वो तबाही जिसका खदशा था वो नहीं हुई, वो टल गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हवाएं चली, बारिश हुई, लेकिन डू यू थिंक कि जिसकी प्रेडिक्शन थी वो उसके बाद तूफ़ान ने अपना रास्ता बदला एंड मामलात अंडर कंट्रोल आ गए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए प्रिडिक्शन तो खैर एज सच नहीं थी, हमारे साहिल के आने की तरफ की प्रिडिक्शन पहले भी नहीं थी। हमने ये कहा था कि करीब करीब से गुजर कर दूर निकलने का उसका था, क्योंकि आपने नोट किया होगा ये इस दफ़ा बना हमारे साहिल के करीब है और ग्रेजुअली हमारे साहिल के करीब, मतलब उससे दूर होता गया। पहले ये होता था कि दूर बन के हमारे साहिल की, वो विंड का आपको पता है कि पैटर्न का एक तरह से डिफरेंस होता है कि यानी मई जून में अगर बनता तो वो समंदर में बनता तो हमारे एरिया के करीब ग्रेजुअली आता है अमूमन, और अब जब बना तो ये हमारे एरिया के करीब बनकर विंड स्ट्रक्चर अपर एयर का ऐसा है कि उसने दूर ही जाना था तो दूर ही गया। और लकीली किसी भी ऐसे उसमें कहीं भी, मतलब किसी भी साहिल को, यानी ओमान के साहिल तक भी नहीं पहुंचा, उससे पहले ही समंदर में ही एक तरह से डिसिपेट हो गया या कमज़ोर होकर अभी डिप्रेशन की शक्ल में और शाम तक डिसिपेट हो जाएगा। तो कराची में जैसे आपने कहा, और इसी तरह से ठट्टा, सुजावल और बदीन वगैरह की तरफ भी हवाएं काफ़ी तेज़ चली उसी की वजह से, और बारिश भी उससे पहले होती रही। पिछले 3-4 दिन जैसे साइक्लोन के रीच करने से या पहुंचने से 3-4 दिन पहले डिप्रेशन जब था तो तब अच्छी बारिशें होती रही, कराची में भी होती रही, और इस पूरे स्पेल में अच्छी बारिशें हो गई उसी की वजह से। जी बारिशें तो अच्छी हो गई। ऑलमोस्ट मैक्सिमम कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई इफ वी टॉक अबाउट कराची? देखिए कराची में इस स्पेल में जो सुरजानी टाउन में सबसे ज़्यादा कोई 224 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, और इसी तरह से गुलशन अदीद में भी 160 मिलीमीटर, और कायदाबाद पे भी इसी तरह से कोई 150 मिलीमीटर। तो 3-4 बड़ी अमाउंट्स हैं। दिस इज एम्पल अमाउंट ऑफ रेन, लेकिन फसलों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है इन बारिशों से। जी हाँ, जाहिर है कि जो असल में कपास की फसल होती है जैसे उसको नुकसान होता है, और दूसरी तरफ चावल की फसल के लिए तो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कपास की फसल और दूसरी जो मकामी फसलें होती हैं जाहिर है जिनके लिए। अच्छा सरदार साहब, पिंडी में क्या माहौल रहेगा आज? बारिश होने का कोई इम्कान है?
जी बिल्कुल, शाम को इम्कान है पिंडी में, मतलब अभी सुबह तो नहीं लेकिन शाम में हो सकती है, शाम में हो सकता है, आफ्टरनून में हो जाए, शाम में हो जाए। तो वो जो नए स्पेल की बात हो रही है ना, आपने शुरू में बात की थी, तो वो आज से ही, आज शाम आफ्टरनून से कहीं और कहीं इवनिंग से कहीं रात से, खासकर पंजाब में, उसमें सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब और फिर केपी पूरा, तो अगले 2 दिन बारिश है। और वो ये हवाएं फैलती हुई फिर जाहिर है कि कल ईस्टर्न सिंध की तरफ भी कुछ इम्कान है, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़, मीरपुर खास वगैरह की तरफ, और फिर बखिया सिंध पे भी एक ग्रेजुअली, कराची में भी लाइट टू मॉडरेट रेन 4 तारीख को दोबारा से इम्कान है। अलबत्ता इस स्पेल के नतीजे में बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी अजला हैं, जहाँ पहले ही आपने देखा कि बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में अच्छा खासा डैमेजेस हो रहे हैं, तो उधर दोबारा तेज स्पेल उधर ही है, उसी एरिया में तकरीबन। मतलब अभी ये जो सिलसिला आ रहा है ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ पंजाब से होता हुआ बलूचिस्तान को हिट करेगा, विच इज़ ये न ट्रेजेडी, क्योंकि पहले ही वहाँ इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये जो सिंध की हमारी साहिली पट्टी है कराची समेत, इस तक भी पहुँचेगा या इससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा ये? देखिए, ज़्यादा इम्कान तो वही ईस्टर्न और सेंट्रल सिंध तक है, यानी उधर से थरपारकर से आप ले शुरू होंगी तो इस तरफ हैदराबाद तक आप कह सकते हैं, और ठट्ठा उस तक, हैदराबाद और ठट्ठा तक। लेकिन कराची और इसके उस एरियाज़ में मसाफात में भी है कुछ ना कुछ लाइट रेन या मॉडरेट रेन। 4 तारीख को बिलखुसूस इम्कान होगा, एक ही दिन का स्पेल है। और सिंध में कुछ एरियाज़ में वही जो ईस्टर्न सिंध है और सेंट्रल सिंध, उसमें थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास, ऊपर सांगड़ वांगड़, ये जो इलाके हैं उनमें 2 दिन, 3 और 4 को। सही, 3 और 4 को यानी कि यहाँ पे बारिश हो सकती है। बाकी आज शाम से ही सिलसिला शुरू हो जाएगा रेस्ट ऑफ द कंट्री। चलिए जी, अब हम वैसे पिंडी में एक्सपेक्ट करें अगर आज शाम में बारिश होनी है तो हवा में नमी बहुत ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी फैक्टर। मैं ज़रा आगे यही सवाल लेके सिकंदर बाग के पास जाऊँगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी सरदार साहब, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी फिर पिंडी में? अच्छा, आपने मुझसे पूछा। जी हाँ, डेफिनेटली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। जाहिर है कि जैसे जैसे वो सिस्टम करीब अप्रोच करता है ना, तो फिर बढ़ती जाती है ग्रेजुअली ह्यूमिडिटी। तो मतलब ये कि 80% से ज़्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल में। अच्छा, when we are in the start of September now, सितंबर शुरू हो गया और पंजाब के इलाकों में when we were growing up, सितंबर को सितमगर भी कहा जाता था क्योंकि शदीद गर्मी पड़ा करती थी, हब्स हुआ करता था। मतलब मौसम वैसे ही सारे तब्दील हो गए हैं, तो ये बारिशों का सिलसिला सितंबर के महीने में भी जारी रहेगा या सितंबर की जो रिवायती गर्मी होती थी, थोड़े अरसे के लिए होती थी लेकिन होती ज़रूर थी, वो पड़ेगी? पढ़नी चाहिए बिल्कुल, इसलिए कि देखिए ये स्पेल जो है ना बहुत शार्ट सा स्पेल है, इतना कोई प्रोलॉन्ग करने वाला नहीं है। और इसके बाद यानी 5 या 6 सितंबर के बाद 6 तक हो सकता है, नॉर्दर्न जो वही आपका नॉर्थ ईस्ट पंजाब है उस पर 6 सितंबर तक ये स्पेल चले कुछ एरियाज़ में, अदरवाइज़ 5 तक ही है। और फिर 7 सितंबर के बाद तो अगले 8-10 दिन कोई ऐसी सिग्निफिकेंट रेन नहीं लग रही, तो फिर सनी कंडीशंस होंगी, तो उसमें गर्मी बढ़ सकती है फिर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आई नो आपका फिर बिजी दिन सारा गुजरता है, पूरा दिन अपना भी काम करना होता है, साथ साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आवाम को बताना भी होता है कि भाई क्या मौसम की अपडेट है, क्या नहीं है। अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी देर में आते हैं फिर वापस। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। भाई इधर मैच दिखाए मुझे, और एक दिन मैंने बस इधर उधर हुआ और मैच में क्या से क्या हो गया। खैर उस दिन तो शायद मैच हुआ ही नहीं था, बारिशें होती रही थी, लेकिन आज है चौथा रोज़ और 9 रन और 2 खिलाड़ी आउट से हमने इनिंग अपनी कंटिन्यू की है। सिकंदर कहाँ से शुरू करना चाहेंगे हम? सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और अब्दुल माजिद भट्टी भी हैं हमारे साथ। कुछ तब्दीलियाँ हमने की, ज़ाहिर है अपने पर्टिकुलरली जो पेसर्स हैं उनको कुछ आराम दिया या उनको नहीं रखा, फिर कुछ बॉलर्स को आजमाया, विच sort of worked well as well, and then later on 26 पे 6 के बाद क्या हुआ फिर? सिकंदर यहीं से शुरू करते हैं। मैंने देखो अब्दुल्ला, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें ये नहीं कहना चाहिए हमने उनको ड्रॉप किया, हमें ये कहना चाहिए कि हमने उनको आराम दिया। ये आराम हम पिछले 3 साल से कह रहे थे कि रोटेशन पॉलिसी पे आप अमल करें, लड़कों को दें, रेस्ट दें। यही जो नया कोच आया था उसका भी कॉन्सेप्ट यही था, फिर रेस्ट दें। तो हमने नए लड़कों को थोड़ा रेस्ट दिया, नए बच्चों को लेकर आए, तो उससे ये एडवांटेज हुआ। नए बच्चों से एक सेशन तो हमारा ऐसा सुपर गया जिसमें 26 for 6 कर दिए थे, और जिसके बाद जो है हमने लीड भी ली। अगरचे पहले मैच में हमने 450 के करीब रन किए थे, मगर हमने 550 करा दिए।
और वो हमारे सारे सीनियर बॉलर मौजूद थे, तो थोड़ी सी चीज तो अच्छी नजर आई हमें। वो जो सेशन था बहुत जबरदस्त खेला गया, मगर देखिए पॉइंट यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान ये सीरीज हार रहा है, जीत नहीं रहा है जी, हार रहा है। तो हमने मैच बनाना है, याद रखें। बांग्लादेश आराम से बैठेगा कि जी आप बनाएं और बनाकर हमें टारगेट दें, हमें बनाकर। अब यहाँ पर कप्तानी, कोच और हर एक की स्ट्रेटेजी का पता चलेगा कि हम इस सिचुएशन में जहां पे हम हार रहे हैं इस सीरीज को, जो वो तारीख रकम करने वाले हैं, तो कैसे हम उसको बनाते हैं। अब हमारे पास बाबर भी मौजूद है, रिजवान भी है, साउद भी है, शान मसूद भी है, सब है, पूरी बैटिंग लाइनअप है। तो हमने किस तरह इस 2 दिन को जो है यूटिलाइज करना है, उसको आधे आधे रन ओवर्स में डिवाइड करके हमें एक टारगेट बना के देना है। जाहिर है वो तो यही चाहेंगे कि अगर मैच बेनतीजा भी रहता है तो सीरीज तो वो जीत जाएंगे। हमने अगर फैसला कौन बनाना है तो हमें इसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी लगानी होगी। भट्टी साहब, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है या होनी चाहिए? बिकॉज बांग्लादेश इज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, हिस्टोरिक उनकी विन रही है एंड दे आर अगेन एट द, मतलब दे कैन मेक हिस्ट्री अगेन। सीरीज जीत जाएंगे हमसे अगर तो हमारे घर में। देखें अब्दुल्ला, पहले तो हम 1-0 सीरीज हार रहे थे, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है 9 for 2 सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान के, तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की दूसरा टेस्ट भी हार जाए। तो आज पहले तो हमें थोड़ा पहले सेशन में एटलीस्ट मैच बचाने की तरफ भी जाना है। ऐसा ना कि 1-0 के बजाय हम 2-0 हार जाएं, ये और बड़ी ह्यूमिलेटिंग डिफीट होगी कि अगर हम दूसरा टेस्ट भी हार गए। फिर वो सरदार सरफराज अभी जो ब्रेक से पहले आपके साथ थे, मेरा ख्याल आप ये भी अगर पूछ रहे थे, क्योंकि मैं तो जो गूगल चेक कर रहा हूँ कि कल तो अच्छी खासी, आज रात के बाद कल सुबह भी बारिश है पिंडी इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब है कि कल टेस्ट मैच का 5वां और आखिरी दिन वो भी बारिश की नजर हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान को इस सीरीज में बचना तो मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल 26 पर 6 एटलीस्ट नए बॉलर्स ने थोड़ा सा एक मुस्कुराहट तो लोगों को लौटाई, क्योंकि शाहीन और नसीम जिस तरह टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में अगर ड्रॉप भी करना उनको कह दे तो बुराई नहीं है। जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो फिर तो ड्रॉप होंगे। लेकिन हाँ फरजानी, हमें सिकंदर हमने अभी कहा कि चलें आराम दिया, व्हाट प्रेशर आर वी अंडर? हम जाहिर है जब तारीफ अच्छे करते हैं तो हम बहुत तारीफ करते हैं और सर आंखों पर बिठाते हैं, एंड व्हेन समबडी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल वी आर इवन रिलक्टेंट टू से मुझ समेत कि हमने ड्रॉप कर दिया। ये प्रेशर है, ये एक साइकोलॉजिकल जो एक चीज़ बना दी गई है ना बाज़ खिलाड़ियों को इतना बड़ा करके, मुझे लगता है उसके इन्फ्लुएंस में सभी आ जाते हैं कभी ना कभी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, जो बड़ा प्लेयर होता है जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई होती है कि उसको उसके थोड़ी इज्जत भी रखनी चाहिए ना। ये कह देना एकदम से कि हमने आपको ड्रॉप कर दिया, ये भी अच्छा नहीं लगता। आप बोले उनको रेस्ट दिया है, बल्कि आप उनको कन्विंस करें, बात करें। ये तो काम कोच का होता है, कप्तान का होता है कि बिठाकर उनसे बात करेंगे, बेटा आप इतना मजेदार नहीं जा रहा, टेक अ ब्रेक। मगर वो सुनते नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लड़के पिछले 6 सालों में जो नया पाकिस्तान बना, इस क्रिकेट को तबाह और बर्बाद किया हुआ है। पूरे स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर तो गिरा है। ये सबसे ज्यादा तबाही फैल रही है क्रिकेट के अंदर के वो कहते हैं हमसे फिटनेस की बात ना करो। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने बोला था मैं सर्जरी करूंगा, मैं इनकी फिटनेस टेस्ट लूंगा। फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं लिया? मैं मोहसिन नकवी साहब से सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं लिया गया फिटनेस टेस्ट? क्या लड़कों ने मना किया? आपने बोला था कि जी डोमेस्टिक सब खेलेंगे, एनओसी नहीं दूंगा। आपने 4 लड़कों को भेज दिया वेस्ट इंडीज खेलने के लिए। क्रिकेट बोर्ड कमजोर है, लड़के स्ट्रांग हैं, क्रिकेट बोर्ड कमजोर है। देखिए ना, क्रिकेट बोर्ड ने अब जाकर इनको बिठाया है, अब जाकर पूरे 6 साल के बाद। उससे पहले बिठाने की और अभी भी मतलब आराम देने के लिए ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं और भी नहीं है, मगर ये कि देखें उसकी एक पूरी प्लानिंग होती है ना, उसकी भी एक प्लानिंग होती है। कौन सी सीरीज आ रही है जिसकी तैयारी में ये लड़के शामिल होंगे, और हल्की सीरीज आ रही है उसके लिए ये नए बच्चों को डालेंगे। आप हमेशा नए बच्चे, अब देखें अब्दुल्ला, कल भी मैंने बात की, आपके पास पूरी पाकिस्तान में एक स्पिनर नहीं है। ये इससे बड़ा अलमिया हो सकता है। कल से हम बात कर रहे हैं, हमारे पास अब्दुल कादिर, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ये बात ना बड़ी ही I really don't want to buy it कि हम 25 करोड़ का मुल्क है जिसमें क्रिकेट का क्रेज है।
हर बच्चा जब होश संभालता है तो मतलब कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है तो बल्ला और गेंद हाथ में पकड़ता है, और हमारे पास, हम आज ही बैठ के कह रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला सुनो, इंग्लैंड का मैं देख रहा था, इंग्लैंड के अंदर वो तो खेल नहीं रहा, राशिद अदील राशिद नहीं खेल रहा, वो मोइन है वो नहीं खेल रहा। उन्होंने 3 लड़के स्पिनर रखे हुए, एक है फरहान अहमद जो ऑफ स्पिनर है, एक हमजा शेख है जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, और एक अभी जो खेल रहा है वो शोएब बशीर है जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। ये सारे पाकिस्तानी जो ओरिजिन के लड़के हैं वो वहां से स्पिनर इंग्लैंड में रखे हैं। इंग्लैंड में 3 रखे हुए हैं, हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। चले भट्टी साहब, इस पे आपको कोई कमेंट है तो जरूर दीजिएगा। अच्छा, अबरार वाला मामला क्या हो सकता है? मतलब वार्निंग भी हमने देखा होने मिल रही है, वो विकेट की लाइन में आ रहे थे, सो क्या इसका कुछ पेनल्टी भी हो सकती है इसकी? जी भट्टी साहब तो नहीं, अगर अबरार दोबारा वायलेट करेंगे तो फिर अंपायर उनको बॉलिंग से रोक सकता है, लेकिन 31 ओवर में अबरार विकेट नहीं ले सके तो ये तो हमारे लिए कंसर्न तो है। लेकिन देखिए, हमारे पास ये नहीं कि स्पिनर नहीं है, होंगे स्पिनर, लेकिन शायद हमारे पास वो आंख नहीं है जो इस टैलेंट को परख सके। हमारा इतना बड़ा डोमेस्टिक सर्किट है जिसमें 300-400 लड़के पूरे सीजन में खेलते हैं, उनमें एक आध तो स्पिनर होगा। लेकिन अब जो हमारे पाकिस्तान टीम के कोचेज हैं ये तो ज्यादातर फॉरेनर्स हैं। अजहर महमूद भी अभी सीरीज के लिए पाकिस्तान आए, सीरीज के बाद फिर अपनी फैमिली के पास लंदन चले जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तानी जो हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक की कि वो मोहम्मद यूसुफ तो पाकिस्तान अंडर 19 और A टीम के भी कोच हैं। ये जो यंगस्टर हैं उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको ट्राई करके देखें। अब सिकू भाई जिन इंग्लिश स्पिनर्स के नाम ले रहे हैं, उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि 4-5 लड़के पीछे बैठे हुए हैं। हम बार बार अबरार की बात करते रहे, मेरा ख्याल अबरार ये जो टेस्ट मैच खेले ये भी मीडिया के प्रेशर की वजह से खेले, वरना पहले टेस्ट में तो पाकिस्तान ने स्पिनर खिलाया नहीं। तो अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में अब जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान क्रिकेट जिस डगर पे पहुंच गई है, मेरे ख्याल में अब ठंडे दिमाग से, अब जज्बाती होने की जरूरत नहीं, हमें ये तो अब तय कर लेना चाहिए कि हमारी क्रिकेट काफी नीचे। अच्छा, मुझे पता नहीं लगता ना भट्टी साहब कि हम स्पिनर्स का रोना रोएं, हम अपने किसी बड़े बैटर पे एक अच्छी इनिंग ड्यू है उसका तस्करा करें, या फिर सिकंदर हम आपसे कर लेते हैं फील्डर्स की बात। मतलब हमने मुतादिद कैचेस भी ड्रॉप किए। देखो, जो स्पिनर की बात हो रही है उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। हमारे पास कोच रहा है सकलैन मुश्ताक, हमारे पास कोच सेलेक्टर रहे हैं तौसीफ अहमद, हमारे पास एक और दफा मुश्ताक अहमद जो बांग्लादेश के कोच हैं वो भी हमारे पास कोच रहे। यार इन्होंने भी कोशिश नहीं की, यानी कि भाई मोहम्मद हफीज भी ऑफ स्पिनर थे, वो भी थे, किसी ने कोशिश ही नहीं की तो के लिए करें। मतलब कि पता नहीं कहाँ ठीक जगह जाके कोशिश नहीं की, मेरा ख्याल है। देखिए अभी भी देखो अब्दुल्ला, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी अगला टेस्ट सीरीज आपकी इंग्लैंड से है, ठीक है? इंग्लैंड पूरी तैयारी कर रहा है, खेल के आ रहा है जी। आप जो है वनडे खेल रहे हैं। मैं सर पीटूं क्या करूं कि मतलब कोई अकल मतलब पीसीबी को मैं क्या बोलूं, कोई सख्त वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि आप 4 रोजा क्रिकेट कराते, आपको स्पिनर्स का पता है कि वनडे से आप नहीं टीम सेलेक्ट कर सकते ना। बट अब आपने एक और चीज, जो नए बच्चे आपने खिलाए, सबकी फिटनेस का प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है। एक तो चला गया मोहम्मद अली ग्राउंड से बाहर, जो खुर्रम था 20वें ओवर के बाद उससे गेंद नहीं पहुंच रही थी, तो क्या मतलब हुआ? आप अभी फिटनेस नहीं है, ये नए बच्चे भी फिट नहीं है, तो आप इनको 4 रोजा क्रिकेट खिला के तगड़ा करें भाई। और मैं कह के थक गया हूं, उससे अलावा मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आप फील्डिंग की बात कर रहे थे, ये तो एक इंडिविजुअल का अपना एक एक्ट भी होता है कि ये आप फील्डिंग में एक्स्ट्रा काम करें। जब मैं टीम के साथ था एज असिस्टेंट कोच और मैनेजर, तो यूनुस खान जो था मुझे लेकर जाता था ग्राउंड पे, वो 100 50 कैच खुद करता था, खुद करता था कि मैं करूंगा आप मुझे कराएं, मुझे जबरदस्ती लेके जाता था, मेरी ड्यूटी लगा, मतलब वो मुझे इस्तेमाल करता। तो ये लड़के खुद भी तो करें कुछ, सिर्फ और सिर्फ जाके जिम के अंदर अपने मसल्स बना करके अपने डोले बनाना नहीं होता। आपने एक और, ये जो किसी ने मुझे बड़ा अच्छा लिखा है, मेरे जो फैंस हैं जो मुझे लिखते रहते हैं कि जी ये लोग जो है इनकी फिटनेस का जो एक और बड़ा मसला ये है कि जिम ज्यादा जा रहे हैं, वहां पे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी होती है, स्टिफ हो जाती है बॉडी।
मतलब मेरी बात सुने, हम ये सारे मसले, जिम ज़्यादा जा रहे हैं, जिम कम जा रहे हैं, हम ये सारे मतलब there is a physio, there is a physical trainer, there are so many people around them who are paid, कोई नहीं सुनता, जिनकी नौकरी ही यही है। जाहिर है एक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग एक बिल्कुल ही अलग, फॉर क्रिकेटर्स इट मस्ट बी अनदर थिंग। वो हमारी तरह वेट लिफ्टिंग करके, सिर्फ वेट लिफ्टिंग करके मतलब एक बॉडी शेप में लाना उनका मकसद तो नहीं होता ना। सो भट्टी साहब, टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। मतलब आज देखते हैं कि 9 पे जो हमने 2 विकेटें गंवाई हैं, उसके बाद हमारा कोई बड़ा बल्लेबाज कोई इनिंग डिलीवर कर पाता है, दैट इज ऑल्सो येट टू बी सीन। ये भी देखना है। मैं थोड़ा सा ये जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, हर प्लेयर को एक घड़ी की तरह की एक डिवाइस है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी हुई है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हर प्लेयर का रिकॉर्ड आता है कि आज इस प्लेयर की इतनी कैलोरीज बढ़ी है, इतनी कैलोरीज इसने बर्न की है, इतना इसने जिम किया, इतनी इसने दूसरी ट्रेनिंग की है, तो सारा उनके पास रिकॉर्ड है। लेकिन मसला ये है कि प्लेयर्स अपने आप को, प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है ना, एज ए प्रोफेशनल आपको भी अपने आप को बेहतर करना। लेकिन अब्दुल्ला, इस टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की टीम जिस पोजीशन पर चली गई थी कल सुबह, उसके बाद कल शाम को जब खत्म हुआ टेस्ट मैच, तो पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर है। मेरे ख्याल में अगर आज सुबह के सेशन में, चूंकि फिर नया सेशन है, पाकिस्तान की 1-2 विकेट गंवा गया और दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान जल्दी आउट हो गया, फिर कल तो शायद मैच का मौका ना मिले। लेकिन आज पाकिस्तानी बैटिंग एक बार फिर इम्तिहान की जद में है। मेरे ख्याल में बैटिंग का इम्तिहान आज भी होगा पाकिस्तान। अच्छा, पता क्या, जी अभी हमारे पास है टाइम, सेकंड लास्ट कर लें इसको सिकंदर। अच्छा नहीं, मैं आपने अभी एक बात की थी ना कि हमारे पास ट्रेनर हैं, फिजियोज हैं, फला हैं, डॉक्टर हैं, मैसियोज हैं, आपने कही ना ये बात। अभी शाहीन का झगड़ा किस बात पे किससे हुआ था, आपको याद है? आपको नहीं, पता है? आप याद आ रहा है? मैं बता, इसकी ओनरशिप नहीं लूंगा इस किस्से की। झगड़ा उनका किससे हुआ है सुन ले। मोहम्मद यूसुफ कितना बड़ा खिलाड़ी है, उससे झगड़ा हुआ है किस बात पर कि मोहम्मद यूसुफ ने उसको बोला कि तुम नो बॉल कर रहे हो नेट के अंदर, सही कर लो। मोहम्मद यूसुफ को उसने सुना दी बातें, जिसके वजह से ये इशू शुरू हुआ। आपका ख्याल है कि जो बेचारे नए ट्रेनर, नए बेचारे गांव से उठकर आए हुए, क्या इनकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि किसी को कहें? मोहम्मद यूसुफ को उसने झाड़ दे दी शाहीन ने। नहीं, ये जो ट्रेनर्स होते हैं पीसीबी में, आई एम श्योर ये गांव से उठ के नहीं आते, दे आर प्रोफेशनल पीपल हु आर सर्विंग। ये फॉरेनर्स भी होते हैं, यस। मतलब है कि यार उससे पहले माजरत के साथ भट्टी साहब जो पिछले आफ्ताब साहब थे, ये थे कहां से आए थे? छोटे छोटे शहरों से आकर कभी ना कभी किसी ने आना होता है ना कहीं से, और उसके बाद अपना काम उन्हें बड़ा बनाता है। अब्दुल्ला, जो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब वो यूसुफ जैसे प्लेयर को झाड़ दे देते हैं, तो इनकी क्या मिजाज होगी कि दूसरे उनको बेचारे छोटे छोटे कोचेस हैं कि ये उनको कुछ कह सकें। सो आप कह रहे हैं वही वाली बात है ना कि स्टैचर इतना बड़ा है, तो स्टारडम इतनी ज्यादा है कि उन्हें कोई किसी के कहने सुनने में नहीं है। सो या ये सूरत हाल है। बट भट्टी साहब, सिकंदर के तो सीरियस रिजर्वेशंस हैं जो हम अब इंग्लैंड की सीरीज से पहले जो वनडे वाली चैंपियंस या लीग्स या जो भी हो रही हैं, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट? वी शुड हैव हैड 4-डे क्रिकेट, या फिर आपको लगता है कि इस वनडे लीग से हमें टैलेंट मिल सकता है या बैकअप मिल सकता है, जिसका चेयरमैन पीसीबी कह भी चुके हैं कि हम हटा तो दें, लेकिन हम लाएं कहाँ, लाएं किसको फिर इनकी जगह? देखिए अब्दुल्ला, पीएसएल से भी हमें प्लेयर मिले, लेकिन जो पक्के प्लेयर जो क्रिकेट के इब्तला है, उसके लिए तो 4-डे क्रिकेट खेलना पड़ेगी। फिर पाकिस्तान देखें, पहले पाकिस्तान लास्ट ईयर अगर हम अगस्त में चले जाएं तो वनडे में स्ट्रगल करता रहा। इस साल हम टेस्ट मैच में स्ट्रगल करते रहे, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करते रहे। तो पाकिस्तान की जो कहानी है सिर्फ एक फॉर्मेट तक महदूद नहीं है। पहले पाकिस्तान टेस्ट मैच में स्ट्रगल करता था, लेकिन T20 में पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी टीम थी। हमने 2022 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला। लेकिन अब पाकिस्तान मेरा ख्याल में तीनों फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहा है। लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ज़हीन लोग हैं, जो बड़े दिमाग हैं, उनको बैठकर एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि हमें अपने क्रिकेट को किस तरह ऊपर लेके जाना है। मेरा ख्याल ओवरनाइट ये अब सब कुछ ठीक नहीं होगा, इसके लिए अब थोड़ा सा हमें वक्त देना होगा क्रिकेट को भी और सिस्टम को भी।
अच्छा, हम सिकंदर अभी बात कर रहे थे, हमारे सामने ऐसे मुतातिद एग्जांपल्स हैं कि हमारे सीनियर जो सीजन हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो सकलैन मुश्ताक हों या दीगर हों, जब दीगर मुल्कों के ट्रेनर्स लगते हैं या कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं तो उनको पूरा टर्न अराउंड कर देते हैं। मतलब इनके जाने से पहले और इनके जाने के बाद उनकी परफॉर्मेंस में इतना फ़र्क आता है। तो यही जो लोग, या हमारे पास कोई भी आता है या हमारे ही लोग हमारे ही लड़कों को सिखाते हैं, तो हमें क्यों नहीं ठीक कर पाते? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, भट्टी साहब उसको कंफर्म करेंगे कि शेन वॉर्न ने, उनका एक कोच था बुकनर, जॉन बुकनर, जिसने उनको 2 या 3 दफा वर्ल्ड कप जिताया, 2 से 3 दफा। भट्टी साहब 2 या 3 दफा? 3 बार उसने 3 बार वर्ल्ड कप जिताया। तो शेन वॉर्न ने कहा कि ये कोई कोच का कमाल नहीं है, ये हम अच्छे थे, हम लड़के अच्छे थे, हमारी जो टीम थी वो लड़के बहुत अच्छे थे, तो इसलिए हम जीते, ये आपका कमाल नहीं है। ये उसने स्टेटमेंट दिया, जिसके ऊपर रिकी पॉन्टिंग ने उसको फोन किया और बोला यार तुम ऐसी बातें कर रहे हो, उस बेचारे की बेइज्जती कर दी तुमने, उसने इतनी मेहनत करके 3 दफा में वर्ल्ड कप जिताया। उसने कहा नहीं, ये प्लेयर अच्छे होते हैं तो आपकी कोचिंग अच्छी होती है, आपके प्लेयर अच्छे नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते सर। वो जॉन बुकनर को आप पाकिस्तान टीम के साथ लगा दें जिसने 3 दफा कुछ नहीं कर सके। लड़कों को अच्छा होना चाहिए। अगर मुश्ताक अहमद इस वक्त अगर समझते हैं कि उनके वजह से बांग्लादेश अच्छा कर रही है, तो मेहदी तो इतने उसकी परफॉर्मेंस तो देखे। मुश्ताक को गए हुए भी 2 4 दिन हुए, वो लड़का पहले से अच्छी बॉल कर रहा है, पहले से अच्छा ऑलराउंडर है, उनके पास स्पिनर ही अच्छे होते हैं। सकलैन अगर कहीं जाते हैं तो उनके पास लड़के अच्छे होते हैं, दे आर नॉट गुड कोचेस। जो वो पाकिस्तान के पास आते हैं उनके पास टैलेंट ही नहीं, ना वो ढूंढते ना बनाते हैं। तो ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ शेन वॉर्न की, जो उसने अब बोला था अपने चले, मतलब इंग्रेडिएंट अच्छा होगा तो फिर फाइनल जो डिश है वो अच्छी बनेगी। फिर खाना बनाने वाला है ना, मैं भी मतलब अच्छा शेफ तो अच्छा हो, लेकिन अगर मसाले ही ना हो, लवाजमात ही ना हो, तो फिर क्या बनाएगा शेफ वो? ऐसे बिल्कुल। थैंक यू जी भट्टी साहब, थैंक यू सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेट्स होप के कुछ बेहतर हो। अच्छा जी, अभी एक और बात हमने आपसे डिस्कस करनी है, और किस्सा ये है कि डेली मेल के बाद गार्जियन में भी एक आर्टिकल आ गया है। बरतानवी मीडिया देखें तो इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए उम्मीदवार खड़े होना तहरीक इंसाफ को उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। बरतानवी अखबार डेली मेल ने पहले बानी PTI के लिए डिस्ग्रेस्ड साबिक वज़ीर आज़म का खिताब लिखा और सवाल उठाया कि सज़ा याफ्ता शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे का चांसलर कैसे बन सकता है। अभी डेली मेल के तबसरे गर्म थे कि बरतानवी अखबार गार्जियन में शाया होने वाले मजमून में इमरान खान को तालिबान दोस्त करार दिया गया। गार्जियन में लिखा गया कि बानी PTI उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और उसे दहशतगर्द कहने से इनकारी हैं। वो तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की है। क्या तालिबान दोस्त शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर मुंतखब करना दुरुस्त फैसला हो सकता है? अखबार के मज़मून में करार दिया गया है कि बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की ख़वातीन की तौहीन है। बानी PTI की जानिब से चांसलर का इलेक्शन लड़ना शायद आलमी सतह पर अपनी साख बेहतर बनाने की कोशिश थी, लेकिन बरतानवी मीडिया में उठाए गए सवालात से लगता है कि लेने के देने पड़ सकते हैं। मुल्क में मौजूद सियासी मुखालफिन को भी इमरान खान पर चढ़ाई का नया मौका मिल जाता है। फिर वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI तो अपने मुल्क की किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के अहल नहीं है, ऑक्सफोर्ड तो दूर की बात है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि बरतानवी मीडिया जो सवालात उठा रहा है उसका जवाब तो PTI के पास भी नहीं है। सो ये है सूरत हाल, इसी पर बात करते हैं। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। चीमा साहब, पाकिस्तान में तासुर बड़ा आम है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसे प्रोपेगेट भी भरपूर अंदाज में करती है कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अक्सरियत, जो कि शायद हकीकत भी हो, तहरीक इंसाफ की हामी है। अब इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान का शदाई है, क्या इस दावे में भी हकीकत है? क्योंकि जो सूरत हाल डेली मेल और गार्जियन के आर्टिकल से आ रही है, आपके लिए सरप्राइजिंग है ये? आपको आइडिया ही होगा कि PTI का प्रोपेगेंडा में कोई सानी नहीं है। उन्होंने जो एक तासर दिया कि जैसे पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उन्हें इमरान खान के अलावा कोई काम नहीं है। तो इमरान खान जब गवर्नमेंट में थे उस टाइम भी इंटरनेशनल मीडिया किधर था? उस टाइम तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये था जी कि वो हमारे पास इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं और हमें इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। हमें ना कोई खारजा लेवल पर हुआ, ना कोई इनको मीडिया की बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिली। अभी जो उनको प्रोजेक्शन मिल रही है वो
जो लॉबिंग फर्म्स हैं, जो पब्लिक रिलेशनिंग फर्म्स हैं अमेरिका में, बरतानिया में, उनके ज़रिए ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो ये उधर से हो रहा है अचानक से। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन मीडिया को बिलखसूस इनके साथ इतना कौन सा अचानक मोहब्बत प्यार उनके साथ शुरू हो गया। ये एक चीज़ सेल करते हैं जी कि वो जैसे को पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही है तो उनका केस उठाना चाहिए, और जब ऐसी नौबत होती है तो लोग, जब कोई किसी का विक्टिम का स्टेटस होता है तो उसके बारे में, उसकी गलतियों के बारे में सोचना, उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। अभी जो मसला आया है ना, अभी अगर तो सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान की सियासत तक महदूद होते तो जो बरतानवी मीडिया, उनको भी इतनी फ़िक्र ना होती। अब जो उन्हें फ़िक्र इसलिए पड़ गई है कि ये बंदा अगर ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन गया तो फिर क्या होगा। अब उनके अपने स्टेक्स भी हैं। जब उनके अपने स्टेक्स आए हैं तो उन्होंने इमरान खान को ज़्यादा एक क्रिटिकली एग्जामिन करना शुरू कर दिया है, और ओवरऑल उनका एक पूरा उनकी ज़हनी सतह का एनालिसिस शुरू कर दिया है कि इमरान खान जो हैं वो तालिबान के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं, उसामा बिन लादेन के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं, या ख़वातीन के हवाले से क्या ख्याल रखते हैं, या ओवरऑल फ्री स्पीच के हवाले से उनकी क्या अप्रोच थी। अब उनको एक जो रोल है बरतानिया में उनका रोल नज़र आ रहा है, इसलिए बरतानवी मीडिया क्रिटिकल हो गया। पहले उनको था नहीं, उनका ये था जी कि पाकिस्तान में है तो चलें, लोग समझते हैं कि शायद उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो हम जो है एक सिंपथेटिक किस्म का आर्टिकल लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा हमें बात करने की, उनकी बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चीमा साहब, तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे के बाद से मजमूई तौर पर आलमी मीडिया, बल्कि किसी हद तक पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इमरान खान की सियासी गलतियों या नई हिकमत अमलियों वगैरह पर बात होती रहती है। उनकी जो मखसूस सोच रही है इन मौज़ूआत को लेकर, उसका जिक्र सर्टनली बैकग्राउंड में चला गया। सो अब बरतानवी मीडिया में इमरान खान के नज़रियात पर दोबारा से बात होना, तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए नया सिलसिला शुरू हो सकता है जिसमें उन्हें वजाहतें देने की नई मुसीबत में पड़ना पड़े? ये तो इट सीम्स लाइक इट। ये अभी कुछ दिन पहले तक पीटीआई वाले बड़े इतरा रहे थे इस बात पे, और उनका ये ख्याल था, और बल्कि मीडिया भी इस काम में पूरा इन्वॉल्व था। मीडिया वाले भी आपको पता है बड़े लाइलग होते हैं, जिधर आप इनको लेकर चल पड़ते हैं। तो एक ये था जी कि इमरान खान ने अपनी आधी जंग तो पहले ही जीत ली है। पहले तो ये था जी कि चांसलर बनना है या नहीं बनना, फिर हमने भी इस पर लिखा, कोई और भी बातें आई कि उनके चांसलर बनने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है जिस तरह के पीटीए वाले प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या कि उनके बच्चे अगर कैंपेन चला रहे हैं तो उससे इमरान खान ने चांसलर नहीं बन जाना। अब ये है कि दूसरा ये आया जी कि वो चांसलर बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन देखें जी कि आधी लड़ाई तो वो जीत गए हैं ना। वो चाहते थे कि उनके बारे में कोई आर्टिकल्स आएँ, तो बरतानवी मीडिया तो उन पर आर्टिकल लिखना शुरू हो गया। तो अब बरतानवी मीडिया अब वो जो उनके बारे में क्रिटिकल भी हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए, ये इनकी सारी स्ट्रेटजी एक तरह से बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है कि वो चीज़ें जो कि मीडिया भूल चुका था, और लोग बस उनको सिर्फ इमरान खान जेल में नज़र आता था। उससे पहले ऐसा लगता था जैसे उनको पता ही नहीं कि ये कौन शख्स है। अब जो है उन्होंने पुरानी किताबें, पुराने खाते सारे इमरान खान के खोल ली हैं, और उस पर बातें चलती रहेंगी जब तक इमरान खान का बीइंग अ चांसलर ये तय नहीं हो जाता। और मेरा नहीं ख्याल कि वो चांसलर के लिए क्वालिफाई भी कर पाएंगे। अभी तो ये सितंबर के एंड या अक्टूबर के शुरू में जो उनकी इलेक्शन की कमेटी है, उन्होंने कैंडिडेट्स जो फाइनल करने हैं उनकी लिस्ट जारी करनी है, उसके बाद उनकी वोटिंग होनी है। तो जब तक ये मामला नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि अब तो पीटीआई वाले भी चाहेंगे कि वो जल्दी मामला हो, इमरान खान आउट हो जाए, और ये ना हो कि हम कोई अच्छी एक पॉजिटिव कवरेज की बजाय। चलिए, अगर चीमा साहब ये चीज़ें हम साइट पर, इमरान खान बिलफर्ज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? आपको लगता फ़ायदा होगा उन्हें इसका, और या पीटीआई को फ़ायदा होगा इसका? देखिए, इमरान खान ने जो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनना है, वो ऑक्सफोर्ड ने इसलिए तो नहीं बनाना कि हम कोई डेमोक्रेसी की खिदमत कर रहे हैं या इमरान खान को इसका बड़ा सियासी फ़ायदा होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यूनिवर्सिटी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोई भी मैनेजमेंट जो इस तरह की पोलराइजिंग फ़िगर, इतनी मुतनाज़ा फ़िगर, उसको वो पहले नंबर पे तो वो आने नहीं देंगे, वो उनको वो उम्मीदवार ही नहीं होंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है। और हम एक सोच लेते हैं जी कि नहीं, इमरान खान जो है वो इस दफ़ा जीत जाते हैं, और इमरान खान को वो
क्लियर कर देते हैं, वो कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी आ जाते हैं और फिर वो जीत भी जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा हमदर्दी मिली और वो जीत गए। उसके बाद फिर अगले 10 साल जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी पछताएंगे, बल्कि अच्छा होगा आज नहीं कि उस लिहाज से उनको भी पता चलेगा कि इमरान खान बीइंग अ लीडर भी कैसे हैं और क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा पाकिस्तान में कुछ तरह के बयान दे और बरतानिया में कोई और तरह के दे। और उनको ये भी देख लेना चाहिए कि उससे पहले वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी चांसलर रहे हैं, तो वो कितने हाजिर होते थे, यानी कि जो एक इनकी रिक्वायरमेंट है चांसलर की, इमरान खान तो उस पर पूरा उतर ही नहीं सकते। और उस टाइम तो इतने वो कंट्रोवर्शियल थे नहीं, कदरे कम थे आज के दौर से, लेकिन और इतने ज़्यादा मसरूफ़ भी नहीं थे, तो तब भी वो कोई जो ग्रेजुएशन सेरेमनीज होती थी तब भी टाइम नहीं निकाल पाते थे। तो ऑक्सफोर्ड ने सिर्फ इमरान खान का सीवी बेहतर करने के लिए तो उसको चांसलर नहीं बनाना ना, उन्होंने तो उनकी जो अपनी सिलेक्शन होता है। थैंक यू उमर चीमा फॉर योर टाइम। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? आप देखें जियो पाकिस्तान, अब्दुल्ला हुमा नहीं है आज, ठीक है जी। और मैच का हमारा चौथे दिन का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है कि 27 रन हमने बना लिए हैं, 2 विकेटें हमारी पहले गिर गई थी, सो या वही स्टेटस है। लेकिन अभी बड़ा एक टेंशन सी हो रही है भाई, अब पता नहीं लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कौमी वजारत सेहत ने मुल्क में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी है। इसके साथ ही मुल्क में एम पॉक्स से मुतासर अफराद की तादाद 5 हो गई है। पेशावर के 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर क्वारंटीन किया। अब तक 5 केसेस ऐसे हैं जो बैरून मुल्क से आए हैं। किसी हद तक काबिल इत्मीनान बात यह है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का निज़ाम बेहतर हो रहा है। एम पॉक्स के मुश्तबा अफराद की शनाख्त हो रही है। वफाक और सूबों के दरमियान इस मामले पर मौसर कोऑर्डिनेशन चाहिए। नज़र भी आ रही है एम पॉक्स के अलामात 4 से 15 दिन में ज़ाहिर होते हैं और एम पॉक्स से मुतासर अफराद के चेहरे और जिस्म पर दाने और बुखार होता है। मुतासर अफराद सर दर्द, जिस्म दर्द की शिकायत करता है। एम पॉक्स से मरीज़ 2 से 4 हफ्ते तक मुतासर रहता है और इस बीमारी में बुखार की सूरत में आम बुखार की दवा ली जा सकती है। एम पॉक्स से बचने के लिए आइसोलेशन ही वाहिद हल है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक एम पॉक्स इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में पहुँच चुकी है। 2022 से अब तक केसेस की मजमूई तादाद 1 लाख हो गई है। कौमी इदारा सेहत एम पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। सो ये है हमारी यहाँ की सूरत हाल। क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है? वकार भट्टी एक तो द न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथी हमारे साथ होंगे, उनसे हक़ाइक़ जानेंगे। साथ ही मलिक मुख्तार भरत कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराह सेहत, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मालूम करेंगे कि हमारी तैयारी क्या है, किस तरह से स्क्रीनिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है। वकार, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि ये जितने केस, क्या हमारे यहाँ लोकल ट्रांसमिशन अब तक कोई नोट हुआ है? जैसे वो लोग जो आ रहे हैं बाहर से, उनके घर वालों में से किसी को लग गई हो ये बीमारी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में एम पॉक्स के जो इस साल 4 केसेस आए हैं वो एमरजेंसी के बाद आए हैं। ये चारों केसेस जो है बैरून मुल्क से आए हैं, खलीजी मुल्क से आए हैं, खलीजी अरब मुल्क से आए हैं। और एक केस जो है वो जनवरी में आया था, तो टोटल 5 केसेस हैं। लोकल ट्रांसमिशन इसकी पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन इसकी लोकल ट्रांसमिशन उस मुल्क में है, शुरू हो चुकी है जहाँ से ये केसेस आ रहे हैं। उस मुल्क में, खलीजी मुल्क में इबादत के लिए पाकिस्तानी हर महीने सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानी जाते हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि जो हमारी वजारत मजहबी उमूर और हमारी वजारत सेहत है, इन्होंने अभी तक उस मुल्क का ना तो नाम लिया है और ना उसके हवाले से कोई एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तानी वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पे अभी जो लास्ट 2 केसेस आए हैं, ये वो लोग थे जो कि एक इबादत के लिए वहाँ गए थे और उन्होंने 21 दिन का उनका वीज़ा था। उन दोनों को जो है ये वहाँ पे एमपॉक्सी, चूँकि लोकल ट्रांसमिशन जारी है वहाँ पे, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको ये इन्फेक्शन लगी और वो वापस आए। तो इस वक्त जो है वजारत सेहत जो है ना सिर्फ उस मुल्क का नाम लेने से कतरा रही है, बल्कि सहाफ़ियों पर भी दबाव डालती है कि उस मुल्क का नाम ना लिया जाए।
दूसरी जानिब जो आलमी इदारा सेहत है उसका भी किरदार जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है। वो उस मुल्क का नाम लेने को तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पर लोकल ट्रांसमिशन जारी है और हुकूमत पाकिस्तान को और WHO को दोनों को चाहिए कि वो हमारे लोगों को बताएं कि कहीं किस मुल्क में उन्हें जाने से खतरा हो सकता है जी, या फिर एटलीस्ट वहाँ पे जाके एहतियात करें, बिकॉज लाइल्मी सबसे बड़ी जड़ है। अगर पता ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे वापस आकर। मलिक मुख्तार साहब से यही मालूम करते हैं। मलिक साहब, जाहिर है कि हम ये कह रहे हैं और हम एहतियात भी बरतने का कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट दोज हु आर ट्रैवलिंग टू दैट कंट्री उनको तो एतमाद में लेना चाहिए ना कि भाई आप वहाँ जाएंगे, आपने ये एहतियातें करनी है, या आप वापस आएंगे तो आपने ये एहतियात करनी है। बिकॉज हमारे यहाँ ख़तरा मंडला रहा है क्योंकि सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं जाते लोग वहाँ पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन हमारे ऊपर चंद एक मामलात और चीज़ें होती हैं जो वर्ल्ड ओवर हमने चीज़ों को देखना होता है, अपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन चीज़ों को लेकर चलना होता है। बाकी तो है जो ज़ायरीन जा रहे हैं, जो दूसरे लोग जा रहे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से हमने पूरा प्रॉपर एडवाइस भी कर रहे हैं। जितने ऑपरेटर्स इसके थ्रू काम कर रहे हैं उनके पास भी टोटल रीच आउट किया है, थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया है, मजहबी अमूर की मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया। और अब हम लोग इस पॉइंट पे हैं, अंडर डिस्कशन चल रही है ये बात कि इसके बारे में हम लोग एक फॉर्मल एडवाइजरी जारी रखें, जो कि फॉरेन ऑफिस के साथ बैठ के हम लोग उसको सारे को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली विद इन नेक्स्ट वीक या इसी वीक शायद हम लोग एक एडवाइजरी जारी कर दें, जिसके अंदर क्लियरली ओपनली सारों को बताएं कि जी ये चीज़ें और इन चीज़ों से है। आपको जो चीज़ें बताने का मकसद है कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास लोकल ट्रांसमिशन एक भी केस की नहीं आई। जितने लोग आए उनको एयरपोर्ट पे कर लिया गया। पहला जो केस आया वो एयरपोर्ट एडवाइजरी से एक दिन पहले आया, जो WHO की एडवाइजरी जिस दिन जारी हुई थी, 3rd ऑफ अगस्त को आया और 14th ऑफ अगस्त को एडवाइजरी आई। और 13th को वो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में गया और 14th को उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, उसको आइसोलेट किया गया। उसके बाद तमाम लोगों की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और उनके आइसोलेशन को इंश्योर किया जा रहा है। तमाम लोग स्टेबल हैं। इसकी जो स्प्रेड है वो इतना इजी नहीं है जिस तरह कि कोरोना का था कि आप एयरबॉर्न डिजीज़ थी और इस तरह होता है। इसका जब तक आपकी सिक्रीशंस जो कि आपके स्किन लीजन्स डेवलप होते हैं वहाँ से सिक्रीशंस जबकि आपकी ब्रोकन स्किन के साथ ना हो, या STD दूसरा जो तरीक़ेकार है वो इस तरीके से इसका फैलाव है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो आ रहे होते हैं ट्रैवल करके लोग और जो पॉजिटिव आए हैं अब तक जितने केसेस आए हैं, उनकी फैमिलीज़ पे तो सर्टनली आप नज़र रखते हैं, लेकिन जाहिर है वो किसी जहाज़ में बैठ के आए हैं। अब साथ वाले बंदे का तो कोई कसूर नहीं है जिसके साथ उन्होंने 6-7 घंटे की फ़्लाइट गुजारी है, तो क्या उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन, उनको भी ट्रेस बैक करते हैं आप लोग? हमारा पूरे SOPs डेवलप हैं जिसके अंदर जो सीट नंबर्स वगैरह और सारे जो हेल्थ कार्ड जो एयरपोर्ट्स पे लिए जा रहे हैं उसके अंदर सीट नंबर्स, उनके टेलीफोन नंबर्स, उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि जी आपके साथ जो बंदा बैठा था उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आपने अपने आप को आइसोलेट करना है फैमिली से। और क्योंकि ये एक बड़ी ट्रिकी इस तरीके से है कि इसका जो पहला सिम्टम है जो कि आपके स्किन के ऊपर लीजन डेवलप होने का है वो ऑलमोस्ट 20 डेज, इट टेक्स अराउंड 20 डेज। तो 20 डेज तक आपके पास साइलेंट यू आर अ कैरियर ऑफ एमपॉक्स वायरस, और उसके दरमियान ट्रांसमिशन के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से आपको एहतियात बरतनी चाहिए। और इस पूरे जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसके अंदर आपने अपने आप को और अपनी फैमिली वालों को इस लिहाज से अपने उनको बताना है कि जी आई कैन बी सस्पेक्टेड। और पहला जो सिम्टम आ रहा है वो फीवर या फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, और पहले सिम्टम के वो 5 to 14 डेज लेते हैं। अगर पहले सिम्टम के बाद जो नेक्स्ट जो सिम्टम्स हैं वो लीजन्स के हैं वो 21 डेज तक जाके अपेयर होते हैं। अच्छा वकार, जो जहाँ से हमारे यहाँ ज़ाहिर है अफ्रीका के और भी बहुत से अफ्रीकी ममालिक में भी ये डिजीज़ रही है, इसका फैलाव रहा है। वकार, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ से हमारे यहाँ लोग ट्रैवल कर के आ रहे हैं वहाँ के कोई नंबर बाहर आए कि कितना फैल गया है ये वायरस? जी देखिए, यही अफसोसनाक बात है। दुनिया में एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस एक बने थे 2005 में, उसके तहत ये जो तमाम दुनिया के ममालिक हैं उन्हें ये बताना होता है कि उनके यहाँ अगर कोई एपिडेमिक है और जिसका कोई ग्लोबल इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जिस मुल्क से हमारे पाकिस्तान में ये केसेस आ रहे हैं और पिछले साल भी वहीं से आए थे, उस मुल्क के हुक्काम का अफसोसनाक बात यह है कि एक तो वो ये बता नहीं रहे कि उनके मुल्क में लोकल ट्रांसमिशन जारी है। दूसरी बात यह है कि वो ना WHO को बता रहे हैं ना पाकिस्तान को बता रहे हैं, और वहाँ से केसेस। और दूसरी बात यह है कि जब वो एयरपोर्ट से लोग हमारे यहाँ आते हैं तो वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए हुए कि वो लोगों को डिटेक्ट करें और उसके बाद पाकिस्तानी हुक्काम को इतला दें कि ऐसे सस्पेक्टेड केसेस हैं और एयरलाइन को कहें कि वो उनको आइसोलेट करें।
तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। ठीक है फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, लेकिन ये एक आलमी मसला है, ग्लोबल इशू है। पीपल जो है सबसे लोगों की सेहत और जिंदगी से ज्यादा तो कोई बड़ा अहम मसला नहीं हो सकता। मुख्तार साहब, व्हाट इज आवर SOP एट द एयरपोर्ट्स? हम लोग सर्टन ममालिक से आए हुए लोगों से ही सिर्फ स्क्रीनिंग कर रहे हैं या जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट आती है एक सरसरी स्क्रीनिंग सबकी हो रही है? मैं आपको बता दूं अराउंड 10,000 के करीब 14 अगस्त से अभी तक जो पैसेंजर्स आए हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ एंट्री से, उनको प्रॉपर स्क्रीन किया गया बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के थ्रू। 14 सस्पेक्टेड केसेस आउट ऑफ दोस अराउंड 10,000 जिन्होंने पाकिस्तान किया है, वो तमाम फ्लाइट्स जो आ रही हैं गल्फ स्टेट से आ रही हैं, यूरोप से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, जहाँ से भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, उन सब फ्लाइट्स के हवाले से इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है, कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है, वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ को और उसके हवाले से। अब ये जो बात है कि खाली यहाँ से 14 केसेस अभी तक सस्पेक्टेड आए हैं, जिसमें से 8 के 9 केसेस जो हैं वो गल्फ स्टेट से हैं, 5 दूसरे मुल्कों से कंट्री ऑफ ओरिजिन था, 4 केसेस उसमें से अभी तक पॉजिटिव आए हैं जो आफ्टर दी WHO वार्निंग आए हैं। तो हमारे सर्विलेंस सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर ही तमाम लोग हैं। व्हाट एग्जैक्टली डज द स्टाफ डू? कि क्या करते हैं लोग? फिजिकली चेक कर रहे होते हैं? उन्हें फिजिकली चेक करना तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल पूरे जहाज को कह जी आप अपने बाजू उठा, क्या कर रहे होते हैं? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम जो बेसिक चीज है वो आपका फीवर है। हाँ। हम लोगों के वो तमाम जो लगे हुए हैं उससे हम लोग पहले डिटेक्ट करके उनको साइड पे करते हैं। अगर किसी को फीवर डेवलप है उसके फिर चेक किया जाता है। अगर किसी को रैश है, क्योंकि रैश के बारे में कोई पैटर्न अभी तक सामने नहीं आया कि वो फेस पे पहले डेवलप होनी है, चेस्ट पे आनी है, ग्रॉइन एरिया में आनी है, लेग्स में आनी है, किस जगह पे वो जो है आपकी रैश वो डेवलप होनी है, उसके हवाले से हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इस टाइम पे पैरामीटर है वो पैरामीटर सिर्फ फीवर है, जिसकी बुनियाद पर हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं। बेसिकली जिसको भी बुखार होगा उसको आप सेग्रीगेट करके उसका टेस्ट के लिए भेजते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जी इसी तरह कर रहे हैं। ऑल राइट जी। सो और ये भी बात बता दीजिएगा, जो आ रहे हैं अभी तक सबकी सेहत स्टेबल है? क्या इंतज़ाम क्या है हमारे यहाँ? अगर ये खुदा न खासा इसका फैलाव ज़्यादा होता है तो उसका क्या इंतज़ाम है? अब्दुल्ला साहब, इसके लिए आपको समझना होगा कि ये जो एमपॉक्स वायरसेस के 2 क्लैड्स यानी कि 2 वेरिएशंस हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। क्लैड 1 इज काइंड ऑफ अ मोर एग्रेसिव काइंड, जिसके अंदर आपकी डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, और जो लो इम्यूनिटी पेशेंट्स हैं या जिनकी कोमॉर्बिडिटीज साथ कोई और अगर कोई उनको बीमारी है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो वो आपका उसके हवाले से वो एट रिस्क होंगे, बच्चे एट रिस्क होंगे। अभी तक क्लैड 2 जो है वो दुनिया के अंदर या हमारे पास जितने पेशेंट्स आए हैं पॉजिटिव केसेस, वो सारे क्लैड 2 के हैं। वो कोई इतना एग्रेसिव नहीं है, वो अपना टाइम जरूर लेता है अराउंड अ मंथ और 45 डेज, लेकिन वो अपने आप सेटल हो जाता है और उसके अंदर कोई ऐसी अलार्मिंग या कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि पेशेंट कोई सीरियस होगा या इस तरह होगा। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव एमपॉक्स के हवाले से है कि वो क्लैड 2 के केसेस अभी तक जो फैलाव आ रहा है वो क्लैड 2 का आ रहा है। ठीक, भट्टी साहब अब आप ज़रा ज़ाहिर है आप अपना इंडिपेंडेंट व्यू दीजिएगा हमें। जो इंतज़ामात हमारे अस्पतालों की तरफ से किए जा रहे हैं या किए गए हैं वो तसल्ली बख्श हैं अभी तक? जी देखें अब्दुल्ला, इसमें 2 बातें हैं। एक तो अच्छी बात है, पहली बात वो ये है कि वजारत सेहत जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ख़ासतौर पे सर्विलेंस और विजिलेंस के हवाले से। BHS जो है बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्तार साहब, इनकी टीम, सेक्रेटरी साहब, ये सब लोग विजिट कर रहे हैं रेगुलरली। और ये और सूबाई हुकूमत उन्होंने अस्पताल नॉमिनेट किए हैं, NIH का अमला अच्छा काम कर रहा है, लैब्स हमारे पास मौजूद हैं। ये तो वो इंतजामात हैं जो कि इसको रोकने के लिए इन्होंने किए हैं। पूरी बात जो है जो कंसर्न है वो कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न है वो ये है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है ना वो बहुत बुरा है, अवेयरनेस नहीं है। लोगों को ये नहीं बताया जा रहा कि किस मुल्क में ये लोकल ट्रांसमिशन हो रही है इस वायरस की, वहाँ पे क्या होपफुली वी शुड एक्सपेक्ट प्रेस रिलीज या प्रॉपर ब्रीफ। मलिक मुख्तार कह तो रहे हैं कि कुछ दिन में या इसी हफ्ते में या हो सकता है। अल्लाह करे कि ये ऐसी एडवाइजरी जारी करें जिसमें लोगों को अवेयरनेस दें, जिसमें बताएं कि अगर आप फलाने मुल्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके सो फार मलिक साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है बिकॉज एवरी डे देयर आर मल्टीपल फ्लाइट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जाहिर है उसमें जो लोग काम के लिए जाते हैं, अदरवाइज जाते हैं उनको क्या हम लोग इस बात पे भरोसा किए बैठे हैं कि उनके ट्रैवल ऑपरेटर्स उन्हें बता देंगे, या फिर हम जहाज़ों में अनाउंसमेंट्स करा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं अब तक? क्योंकि हम मैस मीडिया का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे फिलहाल।
मसला ये है कि हम कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते। हमारे लिए ये बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है इस टाइम पे कि एमपॉक्स ठीक है, इट्स अ लीथल डिजीज एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, लेकिन हम लोग कोई ऐसा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते मुल्क के अंदर के लोग इससे खौफजदा हो जाएं और अपना जिस तरीके से एक कोरोना वाला सूरत हाल हुई थी उसी तरीके से इसको भी समझें और इसको भी करें। हम लोग एक बैलेंस रख के लेके चलना चाह रहे हैं। हमारे पास जो लोकल ट्रांसमिशन अभी तक कोई ऐसी केस नहीं आया कि हम लोग कहें कि लोकली ये ट्रांसमिट हुआ है और इसकी वजह से हम लोग कोई अपना अलार्म बेल बजाए। हम लोग इसके बारे में विजिलेंट हैं, कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, अब इसके बारे में बड़ी सीरियस टॉक्स हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज की कि हम लोग इस पॉइंट पे हैं कि हमें इस एडवाइजरी को किस तरीके से इशू करना है और किस तरीके से वो बैलेंस रख के चलना है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ एहतियात तक बताया जाए कि इट्स नॉट अ दैट मच अ डेंजर फॉर योर लाइफ, लेकिन आपने काइंडली मेहरबानी करके इस चीज़ों का ख्याल रखना है और इन चीज़ों से बचाव जो है वो आपने रखना है जब आप ट्रैवल कर रहे हो। अच्छा, अब ये जो मौसम होता है मलिक साहब, डिविएटिंग अ लिटिल फ्रॉम द टॉपिक, डेंगू का भी होता है। सितंबर अगस्त बारिशें हुई भी होती हैं, गर्मी पड़ रही होती है और फैलाव होता है, तो डेंगू एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल मोस्टली इख्तियार कर लेता है। मतलब एक आध दिन तो अस्पताल में हर नॉर्मल शख्स को भी रहना पड़ ही जाता है। शाज़ो नादिर ये होता है कि आप बिल्कुल घर में ही रिकवर हो जाएं। सो डेंगू के तदारुक के लिए आपके इंतज़ामात मुकम्मल हैं? ऑलमोस्ट ये हमारी जो अपना इंटर मिनिस्टेरियल और इंटर प्रोविंशियल जो मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ज़्यादातर प्रोविंसेस पे एग्जीक्यूट कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती है मैक्सिमम प्रोविंसेस से। तो फिगर्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, अब इस टाइम पे ये हाईएस्ट सीजन चल रहा है इस टाइम पे उसके हवाले से, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा नहीं है। 4 या 3 इस तरह सिटी से फिगर्स आ रहे हैं मुख्तलिफ। इस्लामाबाद अंडर कंट्रोल है, हमारे SOPs डेवलप हैं, तमाम सूबे उस SOPs के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। लावेसिडल जो एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम सूबे कर रहे हैं, उसके बारे में बता भी रहे हैं और उसके बारे में NIH के अंदर पूरा एक डाटा जो है हम लोग अपना स्टोर कर रहे हैं। जहाँ से कोई अलार्म बेल बजता है वहीं से हम लोग एडवाइजरी जारी कर देते हैं कि दिस डिस्ट्रिक्ट या इस एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ये डेंगू के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। वहाँ पे फिर जो भी आपके SOPs डेवलप हुए हैं लावेसिडल एक्टिविटीज़ के हवाले से और एंटी मॉस्किटो जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको फिर स्टार्ट कर दिया जाता है। थैंक यू जी। मलिक मुख्तार भरत साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए सेहत, एंड वकार भट्टी ओन, थैंक यू। ये है सूरत हाल। बाय द वे, जस्ट ए फुट नोट, एक तो एमपॉक्स वगैरह के बारे में आई एम श्योर हेल्थ मिनिस्ट्री को एडवाइजरी जारी कर देगी। वो लोग जो अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जा रहे होते हैं कुछ मुल्कों में, उनको भी मोहतात रहने की ज़रूरत है, उस बारे में बताया जाएगा। अभी तक तो ऑपरेटर्स वगैरह पर ही इक्तफ़ा किया जा रहा है। साथ ही बारिशें बहुत हुई हैं, गर्मी पड़ेगी अभी, जहाँ जहाँ सूरज निकल आएगा। इट इज़ द परफेक्ट सीज़न फॉर डेंगू टू स्प्रेड। सो आपने अपने इर्द गिर्द ख़ुद इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि हम बेहतियाती करते हैं ना कि वो जो गमलों के नीचे कनालियाँ होती हैं, प्लेटें होती हैं, या ऐसे कोई हमने परिंदों कोई बर्ड फीडर रखा हुआ होता है या कुछ भी ज़मीन में ही गढ़ा होता है, या किसी जगह पानी स्टैगनेंट हो जाता है, निकल नहीं पाता, वो पानी कई कई दिन खड़ा रहता है और वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है डेंगू के लार्वा के लिए। सो प्लीज़ बारिशों के बाद ये अपनी रूटीन बना लें कि जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि पानी खड़ा हुआ है, चाहे कोई फवारा हो, प्याला हो, प्लेटें हो, कोई बर्तन हो, वहाँ पे आप मोहतात रहें और उस पानी को ड्रेन कर दें। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट रिगार्ड। अभी हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। ख़वातीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए गुजरावाला पुलिस का एक इनिशिएटिव सामने आया है। वुमेन एनक्लेव के बाद पिंक व्हील्स ने भी अब काम शुरू कर दिया है। और पिंक व्हील्स पुलिस स्क्वाड क्या है और ये कैसे काम करेगा, ये राना अंसर है हमारे दोस्त, बता रहे हैं हमें। आज वीमेन इनक्लेव के बाद गुजरावाला की खवातीन के लिए गुजरावाला पुलिस ने पिंक व्हील्स के नाम से एक स्पेशल स्क्वाड बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल ये पिंक व्हील्स स्क्वाड है। इन खवातीन एहलकारों की स्पेशल ट्रेनिंग की गई है। गुजरावाला की रहायशी खवातीन किसी भी एमरजेंसी की सूरत में गुजरावाला पुलिस हेल्पलाइन पर जब कॉल करेंगी तो सबसे पहले ये पिंक व्हील स्क्वाड जो खूबसूरत रंग के पिंक रंग के मोटरसाइकिलों पर सवार है, ये रिस्पॉन्ड करेगा। ये ना सिर्फ खुद जाए वकुआ पर पहुंचेंगे बल्कि इनकी जिम्मेदारी होगी कि वकुआ की नौयत के हिसाब से जो दूसरी रेलिवेंट फोर्सेज हैं, थाने की पुलिस है, PFSA वाले हैं, उन सब को भी जाए वकुआ पर पहुंचने के लिए ये कोऑर्डिनेट करेंगी। इनके पास गन्स भी हैं, इनके पास हैंडकफ भी है और इनके साथ वायरलेस के साथ साथ एक टैब है। जब ये जाए वकुआ पर पहुंचेंगी, अगर खवातीन को फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो फर्स्ट एड बॉक्स भी इनके पास है। ये खवातीन को तिब्बी इमदाद देंगे।
करेंगी। गुजरांवाला पुलिस के जो CPO अयाज सलीम साहब हैं, उन्होंने गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से ये पिंक व्हील्स बनाया है। इब्तदाई तौर पर गुजरांवाला की जो शहरी हदूद है उसमें ये स्क्वाड जो है वो काम कर रहा है। गुजरांवाला शहर को 4 जोन में तकसीम किया गया है और 4 जो स्क्वाड हैं वो मुख्तलिफ जोन में मौजूद होंगे। जहाँ भी कोई इत्तला मिलेगी, कोई खातून पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करेगी तो ये पिंक व्हील्स स्क्वाड के जो एहलकार हैं, जो खवातीन एहलकार हैं, ये फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगी और जाए वकूआ पर पहुँचेंगी। जी थैंक यू जी, थैंक यू रानान सर, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। अभी हम कुमराट जाएंगे। वादी कुमराट आपने जिक्र सुना होगा ना, पिछले कुछ दिनों पहले जब टूरिज़म की बड़ी बात होती थी कि कुमराट जाएंगे, कुछ आज तक वहाँ डेवलप नहीं किया जा सका। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पहुँचने का, कोई सीन ही नहीं है। ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं, बस ज़बानी जमा खर्च था सारा कि टूरिज़म होगा, फलाना होगा, ढमका होगा। सो कुमराट से हमारे साथ कौन है जी? मुबारक जान। जी जान। हाँ जी, वो कहते हैं कि हुसन को नज़र लग जाती है और कुमराट की खूबसूरती और हुसन को भी नज़र लग गई है। गुज़श्ता जुम्मे के शख्स जो कुमराट में जो सैलाब आया था उसने तबाही मचा कर रख दिया और वहाँ पे बुनियादी जो सियाहती ढांचा है उसको शदीद नुकसान पहुँचाया है। वहाँ पे बड़े होटल्स के अलावा छोटे रिजॉर्ट्स और इरिगेशन चैनल्स के अलावा MHP को शदीद नुकसान पहुँचाया है। कल से लेकर कुमराट रेस्ट हाउस तक 1 किलोमीटर का रोड वो मुकम्मल दरियाबुर्द हो गया है और जहाँ पे पहले रोड थे वहाँ पे अब दरिया बह रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त सूरत हाल कुमराट में ये है कि वहाँ पे टूरिस्ट ना होने के बराबर है और वहाँ पे टूरिस्ट सारे निकल गए हैं। वहाँ पे सियाहत का नाम निशान नहीं है। इसके अलावा सैलाब ने तल, कलकोट और बरीकोट में भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तल में जो छोटे MHP थे, इसके अलावा इरिगेशन चैनल थे, वो भी दरियाबुर्द हो गए हैं। मजमूई तौर पर इस सैलाब ने जो सियाहती ढांचा है कुमराट का वो तबाह करके रख दिया है। जहाँ पे कुछ दिन पहले रोड और ग्रीन बेल्ट हुआ करता था, टूरिस्ट उनकी एक हल चलती, अब वहाँ पे वीराना है। वहाँ पे रोड की जगह दरिया बह रहे हैं। सूरत हाल बहुत ही खौफनाक भी थी। बाज़ विजुअल्स में तो कुमराट वैली के मनाज़र आप देख रहे थे। जो भी थोड़े बहुत रिज़ॉर्ट वगैरह थे सयाहों के लिए वो भी तकरीबन टूट गए हैं और जो सड़क थी, जो रास्ता था, वो ख़त्म हो गया है। सो ये है सूरत हाल। अभी हम जाएंगे राजनपुर और इलियास रज़ा हमें सूरत हाल वहाँ की बताएंगे कि बारिशों के बाद क्या माहौल है। जी, हाल ही नदी नालों के सैलाबी पानी ने इलाका पचाद और मैदानी इलाकों को शदीद मुतासर किया है। अब पानी तो कम हो गया है लेकिन जो सैलाब की जो तबाहकारियां हैं वो अभी आपको मैं दिखाता हूं। मैं इस टाइम बस्ती शाहपुर में मौजूद हूं। आप देखें कि यहाँ पर ये इनके घर थे, मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ हो चुके हैं, इनकी दीवारें भी मुकम्मल तौर पर गिर चुकी हैं और इनकी फसलों में अभी भी पानी यहाँ पर मौजूद है। ये लोग बड़ी मुश्किलात के साथ यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बगैर छत के यहाँ पर ये लोग यहाँ पर रात गुजारते हैं। रात के टाइम मच्छर भी बहुत ज़्यादा होता है और बारिश और सैलाबी पानी की वजह से यहाँ पर सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं और इनकी जिंदगी को भी शदीद खतरा यहाँ पर लाक है। घर में मुकम्मल अभी तक कीचड़ है, यहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल है और यहाँ पर ये लोग मुतासिर सैलाब यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पाँव देखें, इनके हाथ देखें, कीचड़ से भरे हुए हैं। इनके पास खाने पीने के लिए भी चीजें नहीं है और बहुत ज्यादा इनको मुश्किलात है। मेरे साथ इनसे बात करता हूँ। कोई इमदाद नहीं आई, अल्लाह वाले थे, अल्लाह आसरे गुजरे थे, मकान वो जरा गिर गए, बहुत अल्लाह के आसरे जरा। एक बुजुर्ग खातून भी मेरे साथ बैठती है, मैं इनसे भी बात करता हूँ। कैसा वक्त गुजरने में और यहाँ पर बच्चे भी इससे पानी की वजह से बीमार भी हो रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन इस इलाकों का सर्वे किया जाए और इनके जो नुकसानात हुए हैं उन्हें इनकी इमदाद की जाए। जी सो अभी हम जाएंगे मदीन और सिंध का एक और साहिली इलाका और वहाँ पर एजाज़ ही हमें बताएंगे कि सूरत हाल क्या है बारिशों के बाद। देखिए, हालिया होने वाली मानसून की बारिशों के बाद जिला बदीन की तहसील गुलारची में 2 सेम नालों में शगाफ पड़े थे। R1 और R3 सेम नालों में पड़ने वाले शगाफों ने बड़ी तबाही मचाई। मुतअद्दिद देहात हैं जो कि ज़ेर आब आए और यहाँ के मकीन जो है महफूज मकामात
की जानिब अपनी मदद आपके तहत मुंतकिल हुए। अभी भी ये जो लोग हैं वो जो है नहरों और सेमनालों के पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। हुकूमती सतह पर इनके लिए भी किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए गए हैं। मजीद हम इन मुतासरीन से बातचीत करते हैं। हमारे पूरे गाँव, ये गाँव जो बाबर अली जलालानी और जम्मू समेत जो सुमार उमरानी, मिठू उमरानी, ये सारे गोट जो 5-6 पानी के नीचे है। सारे लोग आप देख रहे हैं ये बंदर पे बैठे, ये गंदा और कड़वा पानी हमारे बच्चे और हम पी रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मुतासिरीन का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इनके साथ जो शीर ख्वार बच्चे हैं उनके लिए दूध का इंतज़ाम करे और इनको जो है टेंट फराहम किए जाए ताकि ये खुले आसमान तले जो रह रहे हैं इनकी मुश्किलात किसी हद तक कम हो सकें। जी, मुश्किलात हर जगह से ही ये खबर आ रही है कि लोगों को बहुत मुश्किल का सामना है। वैसे व्हाट्स द सीज़न जिसमें हमें मुश्किल नहीं होती है पेश? मतलब गर्मी आती है तो हम गर्मी से मर रहे होते हैं, बारिशें होती हैं तो हम बारिश में डिस्प्लेस हो जाते हैं, सर्दी आती है तो हम ठिठर के मर रहे होते हैं। इट्स अ ट्रेजेडी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और हम बात कर रहे थे मुल्क भर में बारिशों के बाद जो सूरत हाल है। हमने कुमराट वैली के आपको विजुअल्स दिखाए, हमने राजनपुर की बात की, हमने बदीन की बात की, हमने दादू की बात की, लेकिन सबसे पहले हमने कराची की भी बात की थी। और 4 सितंबर को दोबारा से कराची में बारिशों का एक सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जिस तूफ़ान या जिस बारिश की तवक्को थी वो हुई भी, लेकिन उस तरह से सूरत हाल शहर में अंडर कंट्रोल ये रही कि मामूलात ज़िंदगी मुतासर नहीं हुए। सो वो जो ज़िंदगी स्टैंड स्टिल पे आ जाती थी जो पहले हमने देखा है वो नहीं हुआ। अंडर पासिस पानी से नहीं भरे और जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ लो लाइंग एरियाज़ में वो तो हुआ, वो भी निकाल दिया गया। लेकिन जब पानी निकला तो हमने देखा तो भाई वहाँ तो सड़कें ही नहीं है जो थीं। मतलब जो ताज़ा भी बनी थी कुछ वो भी बह गई हैं, फिर बहुत से गड्ढे सामने आए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इतनी बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होना चाहिए नहीं। ये सारी बातें हम करेंगे। हमारे साथ हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले तो ओवरऑल एक जायज़ा लेते हैं। आप बताइएगा जो शहर में बारिश के बाद निकासी ये आपकी प्राइमरीली सूरत हाल रही। हमने देखे अंडर पासिस भी क्लियर रहे, मेन आर्टरीज तो क्लियर थी ही। आप अपनी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला, अगर इंसान इत्मीनान का इजहार कर दे कि बिल्कुल हर चीज़ हंकी डोरी है, बिल्कुल ठीक है, तो कंप्लेसेंसी आ जाती है। तो मैं इस हद तक तो अपनी टीम को शाबाश देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की। पिछले 6-7 रोज़ बहुत बड़ा चैलेंज थे शहर की इंतज़ामिया के लिए, और चाहे वो सियासी कारकुनान हो हमारे या बल्दियाती कारकुनान हो, जो मेहनत कश मज़दूर से लेके अफसरान हो, सब के सब फील्ड में रहे। और नतीजा ये हुआ कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो उस तरीके से मुतासर नहीं हुई। जो KMC की डोमेन में शहर की बड़ी शाराएँ, अंडर पासिस, ब्रिजेस वगैरह आते हैं वो ठीक रहे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे लिए जो चैलेंज रहा वो चैलेंज ये था कि हमारी जो अंदरूनी गलियां हैं, महल्ले हैं, वहाँ पर बहुत सारे इलाकों में पानी खड़ा हुआ, जिसके अंदर टाउन्स ने भी मेहनत की, KMC ने भी मदद की, सॉलिड वेस्ट वाटर बोर्ड ने उनकी मदद की ताकि उस एरिए को भी क्लियर किया जा सके। अब सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ, चूँकि पानी के ऊपर उस तरीके से तनकीद नहीं हो पाई हमारे ऊपर, अब ये है कि जो पानी उतरने के बाद सड़कों की सूरत हाल है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है शहर की इंतज़ामिया के लिए। और मैंने ये कमिट किया है लोगों को कि जैसे ही बारिश का सीज़न मुकम्मल होता है उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह प्रोक्योरमेंट करने के बाद जो शहर की बेसिक बड़ी आर्टरीज़ हैं, जो KMC का डोमेन है, वहाँ पे इंशाल्लाह सड़कों की रिहैबिलिटेशन हम स्टार्ट कर देंगे। और मैं टाउन्स वालों से एक्सपेक्ट करूँगा कि इंशाल्लाह वो लोग भी अपने अपने एरियाज़ में जहाँ जहाँ सड़कों को आपने इस आज़म का इजहार कर दिया कि आप लोग रिहैबिलिटेशन शुरू कर देंगे। मुर्तज़ा साहब, मसला पता है क्या है? बिल्कुल पानी का निज़ाम ठीक तरीके से मैनेज हुआ, लेकिन सड़कों का जो हाल आपने भी अब जिक्र खुद ही कर दिया देखा है, इसके लिए क्या किसी को आंसरेबल भी ठहराया जाएगा? बिकॉज सड़क एक लागत से बनती है और ये जाहिर है टैक्स पेयर्स मनी है, इस पे पैसे खर्च होते हैं। डिस्पोजेबल तो नहीं होनी चाहिए इतनी सड़क के एक बारिश हुई या एक सीज़न में दोबारा बनेगी, फिर अगले सीज़न की बारिश से फिर बह जाएगी। मतलब दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पोजेबल सड़कें एंड गलियाँ। आपने अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कहा कि क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमें समझने की 2 चीज़ों की ज़रूरत है।
जहाँ जहाँ मेरे सामने इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हुई कि कहीं क्वालिटी के ऊपर खुदा न खास्ता कॉम्प्रोमाइज़ किया गया या कहीं चीज़ों को सही तरीके से नहीं किया गया, तो मैंने ख़ुद अपने डिपार्टमेंट में जो एहलकार हैं उनके साथ उस बात का नोटिस लिया और मैंने ख़त भी लिखा जैसे पहली बारिश का फेज़ स्टार्ट हुआ कि यहाँ मुझे इश्यूज़ आइडेंटिफाई हुए एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसको इंक्वायर किया जाए कि इसमें गलती किसकी है। ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जो दूसरी चीज़ है ना अब्दुल्ला, वो समझने की ज़रूरत ये है कि पानी डामर का दुश्मन है। जब कभी भी आप पैच वर्क करेंगे और उस पैच वर्क के अंदर अगर सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, अगर जो है वहाँ पर ड्रेन नहीं होगी और पानी इवन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन वहाँ पर आके खड़ा होगा तो वो डामर को उखाड़ के ले जाएगा। ये ज़्यादातर ये जो हमें चैलेंज का सामना करना पड़ा है ये उन जगहों पर करना पड़ा है जहाँ पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बना दी गई हैं 100 गज के प्लॉट्स के ऊपर। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप लियाकताबाद जाइए, आप लालू खेत जाइए, वहाँ पे 80 गज के प्लॉट पे उन्होंने 5 मंजिला इमारत बना दी है। अब सेवरेज की लाइन तो तब्दील नहीं हुई है, सेवरेज का निज़ाम वही है, तो उसमें बारिश का पानी भी आया, सेवरेज भी आई, नतीजा ये हुआ कि वो पानी जो खड़ा हुआ उसने उस डामर को नुकसान पहुँचाया। इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, ताकि हमारी जो सड़कें हैं वो सस्टेनेबल हों, वो ड्यूरेबल हों। हम जो अब ये सड़कें बनाने जाएंगे, हम इसके अंदर नेस्पाक को एज ए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हायर करेंगे ताकि क्वालिटी के ऊपर सिर्फ इदारा अपनी सर्टिफिकेशन ना दे बल्कि एक थर्ड पार्टी मॉनिटर बैठा हो जो कि क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को सर्टिफाई करे। क्लियरली मतलब अगर सीवेज भी नहीं डाली तो वो प्लानिंग का फुकतान है कि सड़क बन गई और सीवेज नहीं डाली, और हमने कितना ही अपने ही इलाकों में देखा हुआ है। अगर तो कहीं पानी इसलिए खड़ा रहा कि ड्रेनेज का निज़ाम नहीं था। जी प्लीज़ यू कैन। मैं आई जस्ट वांट टू इंटरजेक्ट। देखिए ना, वहाँ सेवरेज की लाइन डलनी नहीं थी। मैं एग्जाम्पल आपको ये देना चाह रहा हूँ कि अगर शहर की प्लानिंग हुई है कि उस सड़क पर उस गली में लेट से 100 लोग बसेंगे और अब 100 लोग नहीं हैं, वहाँ पे 1000 बंदा बस रहा है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ये जो शहर भर में पोर्शन माफिया बनी है और ट्रेजेडी ये है मुत्ता साहब, आपने शुक्र है कि इस बात का जिक्र किया पोर्शन माफिया का, आप खुद ही ये टॉपिक लिया है क्योंकि ये एक और मसला है और ये इजाज़तें कैसे मिल जाती हैं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 100 गज के प्लॉट पे इतनी मंजिलें खड़ी करने का, या इवन रेजिडेंशियल एरियाज़ आप नाज़िमाबाद को ले लें, आप गुलशन को ले लें जो कि बड़े बेहतर इलाके फेडरल भी एरिया कंसिडर किए जाते थे, इसमें एक एक घर पे कितनी मंजिलें बन के क्या हाल हुआ है। ज़ाहिर है सबकी मिली भगत से हुआ है। नहीं, अब ये अब्दुल्ला समझने की आपको ज़रूरत है, फिर मेरे जो मुखालफीन हैं नाराज़ हो जाते हैं। मैंने भी ये बात कही, आप भी इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि उस रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बन गई। उसकी कमर्शलाइजेशन का आगाज़ हुआ 2003 में, जब उस वक्त के नाजिम ने इजाज़त दी कि किसी घर को आप कमर्शलाइज कर लें प्लॉट को और उसके ऊपर आप एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना लें। फिर 2003 के बाद दूसरी बार ये काम 2006 में हुआ जब उस वक्त के नाजिम ने इस बात की इजाज़त दी। तो कराची का जो ओरिजिनल मास्टर प्लान था उसके अंदर बिगाड़ आना शुरू हुआ जब 2003 में पहली बार 22 सड़कों को कमर्शलाइज किया गया और दूसरी बार जब 2006 में आपने 28 सड़कों को कमर्शलाइज किया। और उस कमर्शलाइजेशन के बाद ये जो अनप्लैंड शहर के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज को कमर्शलाइज कर दिया गया, उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। दिस इज़ अ चैलेंज फॉर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और बुनियादी वजह यह है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की। अच्छा, आप कह रहे हैं बुनियादी वजह ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की 2006 और 2003, लेकिन उसके बाद आज भी अगर आप चाहें तो कुछ ना कुछ करके लोग जुगाड़ लगा लेते हैं और ये काम हो जाते हैं। आपकी बात दुरुस्त है, जो पोर्शन माफिया है उसका तो कोई अप्रूवल ही नहीं होता शहर के अंदर। ये ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 80 गज के एक प्लॉट को लेते हैं, दे स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग। बाकी जो कमर्शलाइजेशन की इब्तिदा है ना अब्दुल्ला, वो 2003 में जब स्टार्ट हुई और 2006 में उसको कंटिन्यू किया गया ना, तो मैं आपको मिसाल ये देता हूँ। होता ये है कि आपने एक चीज़ कर दी, फिर जिस बंदे को वो बेनिफिट नहीं मिलता वो अदालत जाता है और अदालत को कहता है कि सरकार मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और इस तरह करे। मैं आपको बेशुमार सड़कें बता सकता हूं। और इसमें जाहिर है मुर्तज़ा साहब, हम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ के किरदार को भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं हमारी, जाहिर है उनका काम है कि ये सब रोकें और उसको ठीक करें, लेकिन जाहिर है वो लोग अपना काम नहीं करते हैं।
अच्छा जी, एक हमारा बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ। ये आपकी बात दुरुस्त है जी। अब ये कुएं में जो बच्चे गिरे और उसके बाद प्लम्बर भेजा उन्होंने, प्लम्बर भी फौत हो गया। इससे पहले भी हमने मलीर में, वो तो सीवेज का कुआं था, ये पानी वाला कुआं था। अब इसमें समझ नहीं आता कि कैसे लोगों को भी हम एजुकेट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अपने भी इर्द गिर्द का ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें। लेकिन रेस्क्यू वालों से भी इलाका मकीनों को शिकायत थी कि भाई बर वक्त अगर कुछ पहुंचती प्रोफेशनल हेल्प तो प्रॉबेबली नुकसान ना होता या सानहा ना होता। अब्दुल्ला, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और जैसे ही मुझे पता चला तो आखिर में वो कार्रवाई रेस्क्यू वालों ने और केएमसी के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने ही की है। मैं उसके टाइमलाइन को चेक कर लूँगा कि उनका रिस्पांस आया प्रॉम्प्ट था कि नहीं था। मेरे पास वो टाइमलाइन इस वक्त नहीं है। आई विल बी इन माय ऑफिस इन अ लिटिल वाइल। मैं चेक कर लूँगा इस चीज़ को, और अगर कोई कोताही या लापरवाही हमारे अमले की जानिब से हुई तो मैं उसके लिए माजरत खा भी हूँ, और जो डिपार्टमेंटल लेवल पे चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है उसकी मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ। अच्छा, अब सड़कों की बहाली की, अब लास्टली हमारे पास वक्त कम है, ये जो पर्टिकुलरली गलियों की बहाली की बात कर लें, इसके लिए ऑलरेडी दे मस्ट बी समथिंग इन प्लानिंग, क्योंकि जाहिर है। और इस दफ़ा हाउ वुड यू मेक श्योर, बिकॉज चलिए डामर का दुश्मन पानी है, लेकिन दुनिया के बहुत से मुल्कों में तरक्की याफ्ता, मतलब ह्यूस्टन में बहुत सारे कराचीइट्स रहते हैं, आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ह्यूस्टन में हर तीसरे दिन बारिश होती है, इसी तरह की सड़कें नहीं डैमेज होती। सो वी हैव टू कम अप विद अ प्लान। आर यू ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट प्लान? क्योंकि हम मेन आर्टरीज तो क्लियर कर देते हैं, बन भी जाती हैं, लेकिन गलियां वैसी ही रहती हैं फिर। अब्दुल्ला, इसमें अगेन वो डोमेन का थोड़ा सा इशू है कि शहर की जो 106 बड़ी सड़कें हैं, आई हैव पब्लिश्ड द नेम्स ऑफ दोज रोड्स ऑन केएमसी's वेबसाइट, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है केएमसी के। जो बाकी सड़कें हैं वो कंसर्न टाउन्स की जिम्मेदारी हैं। मैं इस बात की तो आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हमारी 106 सड़कों के ऊपर इंशाल्लाह हम राइट आफ्टर रेंज वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट करके काम स्टार्ट करेंगे और उसमें क्वालिटी को किसी भी तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जो गली मोहल्ले उसके लिए टाउन्स को काम करना है, लेकिन अगेन मैं टाउन्स के साथ बैठने को तैयार हूँ कि किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं ताकि क्वालिटी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और अब तो टैक्स जमा होना शुरू हो गया है, तो उसमें हम मतलब फंड्स की कमी का शिकवा में भी नहीं सुनेंगे कि फंड्स नहीं हैं हमारे पास मैसर, इसलिए हम शहर की बेहतरी या सफाई सुथराई के लिए हमें और पैसे दरकार हैं। डू यू थिंक दैट प्रॉब्लम इज सॉर्टेड नाउ? अब्दुल्ला, कलेक्शन स्टार्ट हो गई है। लास्ट वीक हमने अगस्त में आधा महीना कलेक्शन कर पाए हैं। तो पहले ज़माने में पिछले साल तक साल भर की कलेक्शन थी हमारी गालिबन 16 करोड़ रुपए। अभी 15 रोज़ में सिर्फ हमने गालिबन कोई 10.5-11 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी इस वक्त नहीं है, बट जैसे ये महीना कंप्लीट होता है जो हमें रिकवरी होगी वो मैं अमाउंट पब्लिक कर दूंगा। सो होपफुली दिस ईयर अराउंड वी विल हैव मनी टू स्पेंड ऑन इम्प्रूविंग द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए इंशाल्लाह फंड्स हमारे पास होंगे और उन फंड्स को ट्रांसपेरेंटली एज पर लॉ खर्च करके आवाम को एक कॉन्फिडेंस देंगे कि उनके पैसे को किस तरीके से खर्च किया जा रहा है। चलिए जी, लेट्स सी, उस पर भी जाहिर है हम नज़र रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम श्योर यू मस्ट हैव अ बिजी हेड। थैंक यू मुत्सा साहब, मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और कुछ दीगर मामलात हैं जिनका हमने तस्करा करना है। चंद दिनों से मुल्क में ऊपर नीचे कुछ हादसात भी हो रहे हैं, बसों के दर्जनों अफराद जहाँ बहक हो गए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं। कहूटा से रावलपिंडी आने वाली बस हादसे में 26 मुसाफिरों की जानें गई हैं। और उसी दिन बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर भी ज़ायरीन की बस को हादसा हुआ। हम इस पर आगे चलकर सर्टनली तफसील से बात करेंगे कि किस तरह से मतलब इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि क्या वजूहातें या क्या कोताहियाँ हैं, लेकिन कुछ सियासी मामलात भी गर्म हैं। और मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं और हुकूमत से अपैरेंटली नज़दीक हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत पूरी तरह मौलाना को इंगेज करने की कोशिशों में लगी हुई है। कुछ अहम कानून साजी होने वाली है और आसार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन कोशिशों में मज़ीद तेज़ी आएगी। एक हफ्ते में JUI सरबराह से 2 बड़ी मुलाकातें हो चुकी हैं।
पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना के दर पर हाज़िरी दी। मौलाना ने भी उन्हें खुले दिल से खुशामदीद कहा। मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि मौलाना के फितरी हम इत्तेहादी हैं और ज़रदारी साहब से मौलाना की पुरानी दोस्ती है। बातें हो रही हैं कि कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब और JUI के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और हमारी 2013-18 की जो हुकूमत थी उसमें वो हमारे हलीफ थे, हमारे साथ शरीक थे। उनके साथ एक हमारा बड़ा पुराना वर्किंग रिलेशनशिप है। मैं ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए जो इस वक्त मुल्क के हालात और चैलेंजेस जिनका हमें सामना है, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मेरे नज़दीक ये किसी एक लीडर, एक पार्टी और एक इदारे के कद से बड़े चैलेंजेस हैं और हम पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने में तभी कामयाब होंगे कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके चलें और बिलखुसूस वो जमातें जिन्होंने माजी में इकट्ठी जद्दोजहद की है वो मिलकर मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करें। ये थी गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ में साथ चलने की बातें। मुलाकातें तो बहुत हुई हैं लेकिन कोई वाज़ेह नतीजा नहीं निकल सका और तासुर ये है कि जब से मौलाना को बताया गया है कि तहरीक इंसाफ असम्बलियों में रहकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाना चाहती है, मौलाना और PTI के दरमियान पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। बहरहाल दो बड़ी मुलाकातों का इतना असर ज़रूर हुआ है कि वफाकी हुकूमत के मामले में JUI का लहजा नरम पड़ा है। JUI और हुकूमत के दरमियान कोई समझौता हो जाए तो शायद हैरानी नहीं होगी। इख्तलाफात है हमारे और हुकूमत के, उनको कम करने या नरम करने के लिए ये एक पहला मौका था। अगर ये सिलसिला जारी रहता है और मसाइल ज़ेर गौर आते हैं तो फिर उन मसाइल पर देखा जाएगा कि हम किस हद तक ताउन कर सकते हैं या नहीं। इलेक्शन से जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए, ये हमारे दोस्त थे, दोनों जमातें, हमने मिलकर तहरीक चलाई थी इमरान खान के खिलाफ, लेकिन इन्होंने आपस में मिलकर हुकूमत साजी भी की और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर भी नहीं किया। ऐसी इत्तलात भी हैं कि नवाज शरीफ PTI समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करके सियासी बेयकीनी ख़त्म करना चाहती है। राना सनाउल्लाह और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान इस इशू पर इब्तदाई बातचीत भी हुई है। साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी सियासी जमातों में बातचीत की हिमायत कर रहे हैं। ये इशारा है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अच्छी मुज़ाकरात होने चाहिए, जो पॉलिटिशियन जो थे उनके डायलॉग होने चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए बाशमूल तहरीक इंसाफ। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा तो प्राइम मिनिस्टर की जब बात होगी और नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज के ऊपर हम दफा। ये है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गुफ्तगू। लेकिन एट द सेम टाइम बाज़ PMLN के रहनुमा बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं कि जब तक 9 मई के वाक़यात पर PTI माफ़ी नहीं मांगती तब तक कोई बात नहीं होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब से। हाफ़िज़ साहब शुक्रिया वक्त दिया आपने। हाफ़िज़ साहब गुज़श्ता चंद दिनों के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रदारी साहब और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें हुई हैं। इन गैर मामूली मीटिंग्स के बाद तो क्या वफूद की सतह पर राबते होंगे या कोई बाज़ाब्ता डायलॉग आगे बढ़ेगा? क्या हिदायत हैं पार्टी रहनुमाओं को मौलाना साहब की? बिल्कुल आपकी बात सही है कि मौलाना साहब से जनाब अशरफ अली ज़रदारी साहब ने भी मुलाकात की, मौलाना के रिहायशगाह तशरीफ़ लाए। जी जी। मौलाना साहब ने पार्टी की क़ियादत ने उनको वेलकम कहा और खुशामदीद कहा, एहतराम किया उसका, जो मेहमान का एहतराम है, बहसत मेहमान भी, बहसत सदर पाकिस्तान भी, बहसत पार्टी के एक लीडर भी। और इसी के साथ साथ इससे पहले PTI की वफद आई बैरिस्टर गौहर की क़ियादत में, जिसमें असद कैसर शामिल थे, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहसत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौलाना के घर तशरीफ़ लाए। लेकिन एक बात में बतौर एक पैगौर के और एक किसी को मनफी इशारा करते हुए बग़ैर ये बात मैं कहूँगा कि मौलवी के बारे में हमेशा कहा जाता था कि मौलवी सियासत को समझता नहीं है
आज मेरे ख़्याल में पूरे मुल्क को और पूरी कौम को और पूरी सियासी क़ियादत को यकीन हुआ कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत सियासत को समझती भी है और जमहूरियत को भी समझते हैं और आइन को भी समझते हैं। जहाँ तक वफूद का आना, इसमें सबूत है इस बात की कि जमीयत उलमा इस्लाम के दरवाज़े हर सियासी जमात के लिए खुले हैं। हम वो सियासत नहीं करते हैं कि किसी के लिए हमारे दरवाज़े बंद हैं और किसी के लिए खुले हैं। हमेशा सब के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। लेकिन मौक़िफ़ हर पार्टी की, नज़रिया हर पार्टी की अलग अलग है। अब इन वफूद के आने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है? PTI के साथ वफ़द आया। हमारा मौक़िफ़ उस सिलसिले में यह है कि पार्लियामेंट के अंदर PTI के साथ, क्योंकि PTI भी अपोजिशन बेंचों पर है, जमीयत उलमा इस्लाम भी अपोजिशन बेंचों पर है, यहाँ तक हमारे और PTI का ये फ़ैसला हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर इशू टू इशू हम इत्तेहाद कर सकते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात है, वो सिर्फ मुलाकात तक महदूद है। उसकी तरफ से मौलाना को किसी किस्म की दावत या किसी किस्म की ख्वाहिश का इजहार तो नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। अगरचे मैं दोनों मीटिंग में नहीं था, अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना साहब को एक बंदूक का तोहफ़ा दिया है। उनकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लेकिन हो सकता है बंदूक का तोहफ़ा इसीलिए दिया है कि वो सुप्रीम कमांडर है, इसलिए दिया है। अच्छा, बंदूक का तोहफ़ा भी मिला है। अब ये बताइएगा, हाफिज़ साहब के जरदारी साहब और शरीफ फैमिली से मौलाना साहब का बरसों का ताल्लुक़ सही, लेकिन ज़ाहिर है सियासी हिकमत अमली सिर्फ अच्छी सलाम दुआ पे तो नहीं चलती, कोई फ़ायदा नुकसान होता है इसमें देखा जाता है। हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम को अपने कैंप में अगर देखना चाहती है तो क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र कर लेंगे? इलेक्शन तो दोबारा करवा नहीं सकते, और क्या है प्लेट में? नहीं, मेरे ख़्याल में ये बात हुकूमती पार्टी को अदब के साथ हम बार बार कह चुके हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम, जहाँ तक मुझे मौलाना साहब का मौक़िफ़ मालूम है या पार्टी के इदारों में जो फ़ैसले हुए हैं, वो यही है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। जमीयत उलमा इस्लाम बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, न हुकूमत को सपोर्ट करेगी, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम ने रोज़ अव्वल हुकूमत को यह कहा है, PMLN को यह कहा है कि आपका जगह ऐवान इख्तिदार नहीं है, आपकी बेंच अपोजिशन है, आपको अपोजिशन में होना चाहिए, क्योंकि जो वोट आपके पास है, अगर वो हकीकी मैंडेट नहीं है, जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में आपको मिला है, जिस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, वो आपको इख्तिदार के लिए वोट नहीं मिले, आपको अपोजिशन में बैठने के लिए। लिहाजा आपका असल मकाम अपोजिशन बेंच है। जब हम PDM में थे, उस वक्त भी 25-18 के इलेक्शन को हमने दानिशज़दा कहा, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन कहा। आपने भी कहा, PMLN ने, और JUI ने भी कहा। आज मैं 8 फरवरी की इलेक्शन को दानिशज़दा इलेक्शन नहीं बल्कि ऑक्शन कहता हूँ। मैं अपने उसूली मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ, मेरी पार्टी खड़ी है। आपने मौक़िफ़ तब्दील किया है, लिहाजा आप मौक़िफ़ को तब्दील ना करें, रिवर्स करें, वापस आ जाए अपोजिशन में। अक्सरियत जिसके पास है हुकूमत उसके हवाले कर दें। ये मौक़िफ़ है जमीयत उलमा इस्लाम का। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। जहाँ तक आपने बात की कि क्या ऑफ़र कर सकती है हुकूमत आपको, जो भी ऑफ़र करे, हम ऑफ़र को न पहले कबूल किया न आज कबूल करेंगे। हुकूमत के किसी किस्म के ओहदे के लिए हम तरसते नहीं। ऑल राइट, बहुत आपका हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं जी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेट्स सी फिर और क्या अरेंजमेंट होता है, लेकिन ऑफ़र का इंतज़ार तो है। अभी दैट इज़ इट, वी गोना सी यू टुमारो जी, जस्ट द स्टार्ट ऑफ द वीक।